तो देखिए ये क्या है, अपनी पृथ्वी है, और जो पृथ्वी के जो चारों तरफ है ये वाला एरिया, ये क्या है, अपना वायुमंडल। ठीक है। अब एक चीज हम देखते हैं कि जो वायुमंडल है ये पृथ्वी के चारों ओर है। ठीक है। इस वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर दो टाइप की क्या होती है, घटनाएं होती है। कौन कौन सी होती है वो, उसको हम देखते हैं। ठीक है। पहले टाइप की बात करें तो जो पहले टाइप की घटना होती है उसको कहते हैं दीर्घकालीन घटनाएं, अर्थात हम कह सकते हैं कि वायुमंडल की पृथ्वी पर घटित होने वाली दीर्घकालीन घटनाएं। दूसरी होती है अल्पकालीन घटनाएं। ठीक है। जो दीर्घकालीन घटनाएं हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम जलवायु। और जो अल्पकालीन घटनाएं हैं जो वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर घटित होती है उसको हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक क्या है, अपनी फर्स्ट है अपना मौसम, सेकंड का नाम है अपना ऋतु। ठीक है। अब ये तीन कंसेप्ट आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है जलवायु, सेकंड है मौसम, थर्ड है ऋतु। इन तीनों को समझेंगे। सबसे पहले इन तीनों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा मौसम के बारे में। ठीक है, कि मौसम क्या होता है। तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की अल्पकालीन घटनाओं को क्या कहा जाता है, मौसम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर ले कि जैसे कि अपना जयपुर है, आप सो रहे हो, सुबह उठोगे, अब वर्षा आ रही है। ठीक है, आएगी, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रही है। लेकिन अगर आप सुबह उठो, एकदम से आपको धुंध मिले, आपको बिल्कुल ठंड लग रही हो, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि वर्षा ऋतु में ठंड नहीं पड़ सकती, वो वाली ठंड जिसमें कोहरा जमा हुआ हो, ये जमा हो, ऐसा ऐसा हम क्यों कह सकते हैं, ये हमें ऐसे कैसे, मतलब ये चीज़ कैसे पता है। ये चीज़ हमें इस कारण पता है क्योंकि हमारे जो वैज्ञानिक है उन्होंने क्या किया, मौसम का जो है क्या निकाला, औसत निकाला। कैसे, जैसे 1 तारीख का मौसम देखा, 2 तारीख का मौसम देखा, 3 तारीख का मौसम देखा, ऐसे डेली का मौसम देखे, 1 महीने का मौसम का औसत निकाला, ऐसे 2 महीने का निकाला, 3 महीने का निकाला और 4 महीने का निकाला। तो ऐसे करके उन्होंने लगभग ऐसे मैक्सिमम 30 साल तक का औसत निकाला। किसका, मौसम का। तो उसी के आधार पर हमें क्या पता चला कि अभी क्या चल रही है, अपने वर्षा ऋतु चल रही है। तो वर्षा ऋतु में ऐसा तो है नहीं कि सुबह उठ के हम देखेंगे तो क्या कोहरा छाया हुआ होगा, तो नहीं हो सकता ये। तो ये किस कारण हो रहा है, मौसम के अध्ययन के कारण जो हमारे वैज्ञानिकों ने किया। ठीक है। तो मौसम क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की अल्पकालीन घटना को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। ठीक है। अल्पकालीन मतलब कि 24 घंटे की अंदर की जो भी वायुमंडलीय दशाएं होती है वो होती है अपना मौसम। अब बात करें हम किसके, ऋतु की। तो ऋतु क्या होती है, तो देखिए, किसी स्थान की 3 माह की मौसम की दशाओं का जो औसत है वो ऋतु कहलाता है। ठीक है। 3 माह तक हमने मौसम को नोटिस किया, मोटा मोटी हमने जाना कि इन 3 महीनों में क्या होता है, वर्षा होती है, गर्मी भी रहती है, थोड़ी सी ठंड भी रहती है, लेकिन कोई कोहरा नहीं होता, लू नहीं चलती। ठीक है। तो इससे हमने क्या नाम दे दिया, नाम दे दिया हमने वर्षा ऋतु। लेकिन ये सब हमने किसके आधार पर किया, मौसम के आधार पर। डिसाइड कौन कर रहा है, मौसम कर रहा है। लेकिन डिसाइड तब होता है जब हम मौसम की हर दिन की जो दशा है उसको हम क्या करें, नोटिस करें। ठीक है। इसी प्रकार हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, ऋतुओं में डिवाइड कर दिया समय को। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है। ठीक है। ये किसके आधार पर किया, मौसम के आधार पर किया। ठीक है। ऐसे ही अपनी जलवायु, जलवायु क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की दीर्घकालीन घटनाओं को जलवायु कहा जाता है। ठीक है। दीर्घकालीन घटना, लंबे समय की, अर्थात जो मौसम की दशाओं को हम अपन लंबे समय तक नोटिस करें। ठीक है, या नोट करें लगभग 30 वर्षों तक। तो उस 30 वर्षों तक जो मौसम की जो दशाओं का जो औसत निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। इस पूरे जो अभी तक हमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा कि वायुमंडल के कारण क्या होती है, दो टाइप की घटनाएं होती है। पहली होती है दीर्घकालीन घटनाएं, दूसरी होती है अल्पकालीन घटनाएं। दीर्घकालीन में होती है जलवायु, अल्पकालीन में होती है मौसम और ऋतु। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट है मौसम, क्योंकि उससे वही डिसाइड करता है ऋतु को और जलवायु को। मौसम क्या होता है, 24 घंटे की, किसी भी स्थान की 24 घंटे की मौसम की जो औसतन दशा अर्थात वायुमंडल की, वो क्या है, अपना मौसम है। ठीक है। और उसी के आधार पर ऋतु की डिसाइड करते हैं। अगर मौसम की 3 महीने की दशा का हम औसत निकाले तो ऋतु आ जाती है। और ऐसी दशा हम लगभग 30 वर्षों तक नोटिस करके उसका औसत निकाले तो वो क्या आ जाती है, अपनी जलवायु आ जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर में आगे बढ़े उसके लिए हमें कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे, ताकि वो अपने जिस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है। तो हम देखते हैं कि वायुदाब, वायुदाब क्या होता है। ठीक है। तो देखिए, जो पृथ्वी पर पड़ने वाला जो वायुमंडलीय दाब होता है उसको क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। ठीक है। इससे पहले हमने देखा था, जो चित्र देखा था, पृथ्वी थी, उसके चारों ओर क्या था, वायुमंडल था। वायुमंडल क्या करता है, पृथ्वी पर वायुदाब लगाता है। ठीक है। आप देख सकते हो, इसे हम पी से लिखते हैं, किसको, वायुदाब से। पी माने प्रेशर। ठीक है। तो आप देखो, ये क्या है, अपना वायुमंडल है, बीच में जो व्हाइट कलर की वो क्या, अपनी पृथ्वी है। ठीक है। अब देखो, वायुमंडल क्या कर रहा है, पृथ्वी पर क्या लगा रहा है, दाब लगा रहा है। किसका, हवाओं का दाब। इसी को क्या कहते हैं, वायुदाब कहते हैं। अब देखो, वायु दाब और तापमान में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। माने क्या कहे, एक सूत्र से डिनोट कर सकते हैं कैसे, कि जो अपना पी है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन किसके, टी के। यानी कि जो अपना वायुदाब है, अगर वायुदाब ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। मतलब जहां टेम्परेचर कम होगा वहां पर क्या होगा, वायुदाब ज्यादा होगा। ठीक है। और जहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, वहां पर वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो, जब गर्मी के टाइम पे जब सूरज का जो रोज जो आती है, सूर्य की जो रोशनी आती है वो क्या आती है, काफी तेज लगती है अपने को। ठीक है। उससे क्या होता है, धरातल गर्म हो जाता है।
ठीक है। धरातल गर्म होता है क्यों? सूर्य के कारण। तो धरातल गर्म होता है तो वहाँ की जो वायु होगी वो क्या होगी? हल्की हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि पहले तो वायु दाब था, लेकिन जैसे सूर्य की रोशनी मिली, धरातल गर्म हुआ, उसके आसपास की वायु को उसने क्या किया? गर्म किया, और वायु हल्की होकर ऊपर उड़ गई। तो जो धरातल है उसके आसपास कैसा क्षेत्र बन जाएगा? लो प्रेशर, अर्थात वायु कम वायु दाब वाला क्षेत्र बन जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, वायु की एक प्रवृत्ति, एक नेचर है कि जो पवने, वायु, हवा जितनी भी है वो क्या करती है? हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की ओर प्रवाहित होती है। तो देख लो, वायु हमेशा उच्च वायु दाब यानी हाई प्रेशर से निम्न वायु दाब यानी लो प्रेशर की ओर क्या होती है? प्रवाहित होती है। तो हमने देखा ये वायु दाब, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा। अब हम देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा यानी कि एकदम चाहे कोई सा भी हो, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता ही आता है, वो टॉपिक है राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। और वो क्वेश्चन जो आता है वो किस टाइप से आता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु, उसमें पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण, ठीक है। मोटा मोटी तौर पे हम जो राजस्थान की जलवायु उसको 4 भागों से वर्गीकरण करते हैं। जो पहला वर्गीकरण है वो है भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया राज्य की, वो हम पढ़ेंगे। दूसरा जो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब देखो, जो कोपेन है उसने कोई राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण नहीं किया, नहीं भारत का किया, उसने क्या किया? विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया था। और उसी के आधार पर हमारे वैज्ञानिकों ने जो क्या निकाल लिया? राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण और भारत की जलवायु का वर्गीकरण कर दिया, नाम दे दिया कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, क्योंकि कोपेन मोदी ने कोई अलग से राजस्थान और भारत का जलवायु वर्गीकरण नहीं किया, ठीक है। तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। और फोर्थ नंबर जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं जो भारतीय मौसम विभाग है उसने जलवायु का वर्गीकरण किया, उसका आधार क्या है? क्योंकि जो पहला क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से वो यही बनता है, आधार वाला, कि किसने जलवायु का वर्गीकरण जो किया वो किस आधार पर किया। तो भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया, वो उसमें वर्गीकरण का आधार क्या था? एक तो थी वर्षा, एक था तापमान, और एक थी आर्द्रता, ठीक है। अगला जो है कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, उसमें जो आधार देखिए तो आधार क्या है? वनस्पति, तापमान और वर्षा, ठीक है। अगला है थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, उसका आधार है वनस्पति, वर्षा और वाष्पीकरण, ठीक है। आखिरी अपना त्रिवार्ता का, उसका जो आधार है वनस्पति, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन 100% बनता है, किसका आधार था? आपसे पूछ सकता है निम्न में से कोपेन का जलवायु वर्गीकरण का आधार कौन सा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में दे देगा वनस्पति, तापमान, वर्षा, और साथ में दे देगा वाष्पीकरण। अगर आपने शुरू से वीडियो अगर एंड तक देखी होगी, या जो मैं समझा रहा हूँ वो आपने समझा होगा, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप 100% इसको राइट करके आओगे, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। वाष्पीकरण बिल्कुल थॉर्नवेट ने किया है। कोपेन ने सिर्फ 3 आधार पर किया है, वनस्पति, तापमान और वर्षा। तो आई होप आपको जो आधार है वो समझ में आ गया होगा। अपनी जो वीडियोस में हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है जो वर्गीकरण हमने किया राजस्थान की जलवायु का, उसको 1 बाय 1 डिटेल से हम समझते हैं। सबसे पहले हमने लिया है भारतीय मौसम विभाग द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया राजस्थान का, वो हम देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि जो भारतीय मौसम विभाग है उसने राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या माना? एक तो माना वर्षा, दूसरा तापमान, और तीसरा आर्द्रता। वर्षा माने आप जानते हो वर्षा, रेन। तापमान माने टेम्परेचर, और आर्द्रता माने ह्यूमिडिटी, ठीक है। मतलब जहां पर वर्षा होती है वहीं पर क्या होती है? आर्द्रता होती है। आप कभी मरुस्थल गए हो, वहां कोई आर्द्रता नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि वहां वर्षा नहीं होती है। अब देखिए कि भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा? भाई 5 भागों में बांटा है। वो 5 भाग कौन कौन से है? पहला है अपना शुष्क जलवायु, दूसरा है अपना अर्ध शुष्क जलवायु, तीसरा जो है अपना उप आर्द्र जलवायु, चौथा अपना आर्द्र जलवायु, और पांचवा अपना अति आर्द्र जलवायु, ठीक है। अब इसको हम मैप के थ्रू समझते हैं कि जो भारतीय मौसम विभाग ने उसने राजस्थान की जलवायु का जो वर्गीकरण किया है वो मैप के आधार पर कैसे किया, ठीक है। तो आप देखिए ये अपना प्यारा राजस्थान, ठीक है। इसमें जो पहला जो हम वर्गीकरण देखते हैं वो कौन सा था? पहला जो वर्गीकरण है वो अपना कौन सा था भाई? अपना था भाई शुष्क जलवायु वाला। कौन सा? शुष्क जलवायु, ठीक है। मैप में ये देखिए हम, तो ये देखो आप, पहला वाला वर्गीकरण मैप में शुष्क जलवायु, ठीक है। ये रहा अपना शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ जो वनस्पति होती है वो जीरोफाइट होती है, मरुद्भिद होती है। इसका मतलब क्या होता है? अरे भाई ये मैंने पहले ही चैप्टर में बताया था, सेकंड चैप्टर में बताया। जीरोफाइट मरुद्भिद मतलब जहाँ पर रेगिस्तान है, वर्षा नहीं होती है, वहाँ पर वनस्पति क्या होगी? छोटी छोटी झाड़ियाँ होंगी जिसके पत्ते छोटे छोटे होंगे, उनमें कांटे कांटे दिखेंगे, यहाँ तक कांटेदार वनस्पति पाई जाती है। और जो वर्षा है बिल्कुल कम है, 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा है। कौन कौन सा जिला है शुष्क जलवायु प्रदेश में? अपन देख सकते हैं बीकानेर है, फलोदी है। बिल्कुल अपडेटेड नक्शा है ये, जो नए राज्य बनने के, जो नए जिले बने ना उसके बाद का अपडेटेड नक्शा है। तो इसमें आता है बीकानेर, फलोदी आता है, जोधपुर आता है, जैसलमेर आता है, बालोतरा का कुछ हिस्सा, बाड़मेर। ये वाला जो अपना भारतीय मौसम विभाग का जो फर्स्ट प्रदेश है शुष्क जलवायु, उसका क्या हिस्सा है, ठीक है। अब हम जो बात करें तो सेकंड है अपना क्या? सेकंड है अपना अर्ध शुष्क जलवायु। कौन सा है रे? अर्ध शुष्क जलवायु। ये रहा अपना अर्ध शुष्क जलवायु, ठीक है। अब देखो सेकंड में जो अर्ध शुष्क जलवायु है, वो अर्ध शुष्क जलवायु वो मैप में जो भारतीय मौसम विभाग है उसने जो बताया वो ये रहा। देखो हाईलाइट कर देता हूं मैं, ठीक है। आप देख रहे हो ये रहा अपना सेकंड वाला अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ जो वनस्पति होती है वो कौन सी होती है भैया? स्टेपी टाइप की वनस्पति, ठीक है। वर्षा की बात करें तो शुष्क जलवायु से थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि वर्षा जो है
राजस्थान के पश्चिम से जैसे हम पूर्व की तरफ चलेंगे वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, बिल्कुल बढ़ती जाती है, ठीक है। तो वर्षा यहाँ पर कौन सी है, 20 से 40 सेंटीमीटर, मतलब पहले वाले से थोड़ी सी ज्यादा। जिलों की बात करें तो ऊपर वाला श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, नागौर, जोधपुर का कुछ हिस्सा है, ठीक है, जालौर, सांचौर है, ठीक है, ये वाले राज्य इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अगला जो डिवाइडेशन किया भारतीय मौसम विभाग ने जलवायु का, वो है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश आप मैप में देख रहे हो, ये जो आपको अरावली वाला एरिया दिख रहा है, ये क्या है भैया, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो कैसी, पतझड़ी वनस्पति, यानी कि वर्षा काल आने से पहले जो पौधे होते हैं वो अपने क्या करते हैं, पत्ते को गिरा देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे वर्षा आएगी वो क्या करेंगे, नए पत्तों का उत्सर्जन करेंगे, नए नए पत्ते उगेंगे, हर तरफ हरियाली छा जाएगी। तो यही तो क्या होता है, पतझड़ी वन होते हैं, और यही पतझड़ी पौधे होते हैं, और इसी को पतझड़ी हम क्या कहते हैं, वनस्पति कहते हैं, ठीक है। अगला जो बात करें, आप देख सकते हो इसमें जो अरावली, इसमें पाली, ब्यावर, अजमेर, जयपुर वाले एरिया के, ठीक है। अगला जो 4th नंबर का डिवाइडेशन है जो बात करें, वो है आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश वाला हिस्सा कौन सा है, तो आप देखो राजस्थान का जो पूर्वी मैदान वाला हिस्सा है ना, ये वाला है अपना क्या, आर्द्र जलवायु प्रदेश। कौन सा, आर्द्र जलवायु प्रदेश। और जो यहाँ वनस्पति पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, मानसूनी वनस्पति, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, अच्छी वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि 60 से 80 सेंटीमीटर, अर्थात हम जब स्टार्ट किया था पश्चिम से, फर्स्ट वाला शुष्क जलवायु, सेकंड वाला अर्ध शुष्क जलवायु, थर्ड वाला उप आर्द्र जलवायु, इन तीनों से ज्यादा जो वर्षा होती है, औसतन वर्षा, वो कहाँ पर होती है, राजस्थान के पूर्वी मैदान में, जिसको नाम दिया भारतीय मौसम विभाग ने आर्द्र जलवायु प्रदेश। और जो आखिरी जो अपना 5वां जो डिवाइडेशन है, वो डिवाइडेशन क्या है, वो डिवाइडेशन है अति आर्द्र जलवायु। और जो 5वां डिवाइडेशन अपना कौन सा है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया, जिसमें कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ वाला कुछ एरिया आता है, ठीक है। और इसका नाम है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। और जो वनस्पति पाई जाती है सवाना वनस्पति, बिल्कुल घनी वनस्पति होती है यहाँ पे, ठीक है, सवाना, क्योंकि अच्छी वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है। वर्षा जो 80 से 100 सेंटीमीटर, कभी कभार 120 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको जो भारतीय मौसम विभाग ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया था वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है राजस्थान की जलवायु में, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इसमें से 100% क्वेश्चन बनता है, ठीक है, पढ़ते हैं इसको। तो देखो जो कोपेन था वो क्या था, जर्मनी का था। कौन, कोपेन कहाँ का साइंटिस्ट था रे, जर्मनी का क्या था, साइंटिस्ट था। कहाँ का, जर्मनी का साइंटिस्ट था। कोपेन ने क्या किया, विश्व का जलवायु वर्गीकरण किया था, ना कि भारत और राजस्थान का। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सबसे पहले जो जलवायु का वर्गीकरण किया कोपेन ने, वो कब किया, 1900 में किया था। कब किया था, 1900 ईस्वी में। और जो इसका आधार था उस टाइम पे वो क्या था, वनस्पति था। लेकिन वनस्पति से जो इसने डिवाइडेशन किया विश्व की जलवायु का, वो सटीक नहीं बैठा। उसके बाद इसने क्या किया, अपने जलवायु वर्गीकरण में क्या कर दिया, संशोधन किया। कब किया, 1918 ईस्वी में। और इसने जो वनस्पति जो आधार बनाया था उसको चेंज करके क्या कर दिया, वनस्पति तो था लेकिन साथ में जोड़ दिया वर्षा प्लस तापमान। और उसके बाद जो डिवाइडेशन किया वो परफेक्ट डिवाइडेशन हुआ पूरे विश्व की जलवायु का। तो कोपेन के अनुसार जो हम राजस्थान की जलवायु को डिवाइडेशन करें तो 4 भागों में हम बांटते हैं। किसको, राजस्थान की जलवायु को, कोपेन के अनुसार। तो आप मैप देख रहे हो, पहला जो डिवाइडेशन है हम देख सकते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया, जिसको हम कहते हैं AW नाम दिया कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर। सेकंड की बात करें तो अपना पूर्वी मैदान आ गया CWG। थर्ड अपना आ गया पश्चिमी मरुस्थल का BSHW। और आखिरी आ गया बिल्कुल पश्चिमतम मरुस्थल, ठीक है, वेस्टर्न मरुस्थल, जिसको वेस्टर्न डेजर्ट कहते हैं, वो आ गया, उसको नाम दिया BWHW। तो जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है ना, इसको मैप से हम अच्छे से समझते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है अपना राजस्थान का मैप, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो आप देखो कोपेन ने जो दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया है उसको क्या नाम दिया रे भाई, AW नाम दिया। क्या नाम दिया, AW। यहाँ की जलवायु का नाम दिया अति आर्द्र जलवायु। वर्षा कितनी, 80 से 120 सेंटीमीटर। वनस्पति सवाना वनस्पति, ठीक है। इसके पास वाला एरिया अपना जो पूर्वी मैदान है उसको क्या नाम दिया, CWG दिया रे। जलवायु आर्द्र उपाद्र है, ठीक है। वर्षा 40 से 80 सेंटीमीटर। वनस्पति मानसूनी पतझड़, ठीक है। और इसी के पास वाला ये अपनी क्या आएगी, अरावली पर्वतमाला, उसके पश्चिमी वाला एरिया उसको नाम दिया भैया BSHW। जलवायु कैसी, अर्ध शुष्क, वर्षा कम 20 से 40, वनस्पति स्टेपी, ठीक है। और जो इसके पश्चिम में जो पश्चिमी राजस्थान है पूरा डेजर्ट वाला एरिया है जहाँ वर्षा बिल्कुल कम होती है, उसको नाम दिया भैया BWHW। जलवायु कैसी है, शुष्क, वर्षा बिल्कुल कम 10 से 20 सेंटीमीटर, वनस्पति 05 कंटेली, ठीक है। अब आपने देखा होगा पहला डिवाइडेशन किया AW को, दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया। कौन कौन से जिले आते रहे भाई, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद वाला कुछ एरिया, ठीक है। दूसरा पूर्वी मैदान में सारे जिले आ गए अपने, अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, केकड़ी, बूंदी, ठीक है, शाहपुरा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, ठीक है।
उसके बाद जो अगला डिवाइडेशन था वो अपना था अरावली के पश्चिम में BSHW, इसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर, डीडवाना, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, जालोर, सांचौर और बाड़मेर। और जो आखिरी डिवाइडेशन जो पश्चिमी राजस्थान का बीकानेर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, फलोदी, जैसलमेर। ठीक है, अब हम ये जो जलवायु का जो वर्गीकरण किया है ना कोपेन ने, उसके एक एक वर्गीकरण को विस्तार से पढ़ते हैं, क्योंकि वहीं से क्या बनते हैं, अपने क्वेश्चन बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपना क्या है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। पहला वर्गीकरण पढ़ रहे AW। ये किस क्षेत्र को डिवाइड किया इसने, दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया को AW नाम दे दिया। हिंदी में बोले हम तो कौन सा एरिया, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। उष्ण यानी गर्म, आर्द्र यानी कि नमी वाला, अर्थात यहाँ पर अच्छी गर्मी भी होती है और अच्छी वर्षा भी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम दिया उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। और जो AW नाम दिया, उसमें A का मतलब क्या है, ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंध अर्थात गर्मी। और W का मतलब था सामान्य शुष्क शीत ऋतु, अर्थात जो सर्दी होती है वो कैसी होती है, सूखी, अर्थात सर्दी में सूखी सूखी हवाई चलती है, ठंडी ठंडी सूखी हवाएं। ठीक है, तो AW नाम दे दिया। अगला जो पॉइंट है वो क्या, यहाँ पर घनी वनस्पति पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा अच्छी होती है इसलिए घनी वनस्पति पाई जाती है। और जो मानसूनी पतझड़ वाले जो है वृक्ष मिलते हैं, मानसूनी पतझड़ अर्थात मानसून आने से पहले क्या करते हैं, यहाँ के वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं, ताकि जैसे ही मानसून आए, वर्षा गिरे, नए नए पत्ते, हर तरफ हरियाली हो जाती है। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है सवाना तुल्य घास के मैदानों से क्या रखते हैं, साम्यता रखते हैं। अर्थात तो यहाँ का जो एरिया है वो किसके समान है, समाना तुल्य घास के जो मैदान है ना, समाना तुल्य घास के मैदान उसके समान है। जो ग्रीष्म ऋतु की बात करिए, अर्थात गर्मियों में यहाँ का जो औसत तापमान होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस, देख लो गर्मी भी अच्छी पड़ती है। और शरद ऋतु अर्थात ठंडी में जो औसत तापमान होता है वो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस, यानी ठंडी भी अच्छी पड़ती है, अर्थात गर्मी अच्छी, ठंडी अच्छी, तो वर्षा भी अच्छी होती है। अब बात करें एरिया की, तो इसमें आता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा और झालावाड़। ठीक है, हम अब पढ़ते अगले वाले एरिया पे जो कोपेन का था, वो है BSHW। तो जो BSHW है वो कौन सा है, ये वाला अर्ध शुष्क, ये वाला। ठीक है, कौन सा, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसमें देखें हम, तो कोपेन ने इसको क्या नाम दिया, जो अपने अरावली के पश्चिम में है, बिल्कुल लगवा अरावली से, उसको नाम दिया अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। अर्ध मतलब आधा, शुष्क मतलब सूखा, मतलब पूरी तरह से सूखा नहीं, आधा सूखा। क्यों, क्योंकि थोड़ी बहुत यहाँ पर वर्षा हो जाती है। और मैंने बताया आपको, जहां पर वर्षा होती है वहां पर क्या होती है, आर्द्रता होती है, क्योंकि नमी वर्षा से ही होती है। ठीक है, तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश नाम दिया। इसमें जो बी है, कैपिटल बी, उसका जो मीनिंग है वो है एरिड यानी कि शुष्क यानी कि सूखा। और एस का मतलब होता है स्टेपी, एच का मतलब होता है स्टेपी का मतलब थोड़े बहुत कांटेदार। ठीक है, वृक्ष। ठीक है, एच का मतलब होता है हॉट यानी कि गर्म, अर्थात गर्मी बड़ी गर्म होती है यहाँ पर, क्या होती है, साथ में शुष्क भी होती है। और जो छोटा डब्ल्यू है अपना, स्मॉल डब्ल्यू, उसका मतलब शुष्क शीत ऋतु, अर्थात सर्दी पे यहाँ पर जो हवाई चलती है बिल्कुल सूखी ठंडी हवाई होती है। और जो गर्मी में हवाई चलती है वो भी बिल्कुल गर्म सूखी हवाई होती है। ठीक है, वनस्पति स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है। वर्षा जो यहाँ पर होती है औसतन 20 से 40 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है। तापमान देखें तो ग्रीष्म काल में 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और शीत काल में 10 से 15 डिग्री, तो तापांतर भी बहुत ज्यादा होता है, ताप का अंतर। ठीक है, जिलों की बात करें तो इसमें आते हैं झुंझुनू, सीकर, जयपुर, चूरू, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही। ठीक है, सिरोही में वही एरिया आता है जो अरावली के समानांतर पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, अगला जो इसका जो पार्ट है उसको हम देखते हैं, वो है BWHW, जो अपना ओरिजिनल प्योर रेगिस्तान है, पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमतम राजस्थान, उस वाले एरिया का जो डिवाइडेशन किया और उसका जो नाम दिया कोपेन ने, वो क्या था, BWHW। इसमें W एक कैपिटल है, एक स्मॉल। ठीक है, तो इस वाले एरिया को नाम दिया उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। उष्ण यानी गर्म, शुष्क यानी सूखी, मरुस्थलीय जलवायु की मरुस्थल ही है यहाँ पे। इसमें ए जो है एरिड शुष्क तो ही सही। डब्ल्यू बात करें डिजर्ट, डिजर्ट मरुस्थल आएगा इसमें। एच यानी हॉट यानी गर्म होगा, डब्ल्यू यानी कि शुष्क जो है अपना शीत ऋतु, ड्राई विंटर। वनस्पति यहाँ पे मरुदविद वनस्पति पाई जाती है। मरुदविद कांटेदार होती है, क्योंकि वर्षा तो बिल्कुल होती नहीं है, बहुत ही कम वर्षा होती है, तो यहाँ के जो पौधे होंगे उनको खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, तो कैसे होंगे, झाड़ी नुमा होंगे, पत्तियां बिल्कुल छोटी छोटी होंगी, कांटे निकले होंगे। तो जो वनस्पति है मरुदविद कंटीली वनस्पति पाई जाती है। वर्षा बिल्कुल कम 10 से 20 सेंटीमीटर, और भी ज्यादा जैसलमेर पश्चिम में चले तो बिल्कुल ही जीरो आ जाती है, 0 डिग्री या 0 सेंटीमीटर वर्षा। तापमान की बात करें तो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक तापमान हो जाता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शीतकाल की बात करें तो शीतकाल में ठंडाई बहुत ज्यादा होती है, 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तक इसकी शीतकाल में जो औसत टेम्परेचर दिया हुआ ही है, जबकि मैक्सिमम की बात करें तो 8 से 7 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है शीतकाल में। जिले की बात करें तो इसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर जैसे जिले आते हैं। अब देखो आखिरी अपना कौन सा बच गया इसमें, पूर्वी मैदान। ठीक है, पढ़ते पूर्वी मैदान को, उसको क्या नाम दिया, CWG, कैपिटल सी और बाकी स्मॉल WG। ठीक है, क्या नाम दिया, उपोष्ण। उपोष्ण का मतलब उष्ण पूरा नहीं है, उष्ण का भी आधा मतलब कम उष्ण, इसलिए उपोष्ण। कटिबंधीय आर्द्र, आर्द्र मतलब अच्छी वर्षा होती है तो आर्द्रता रहेगी जलवायु, अर्थात उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसमें जो सी है उसका मतलब है टेम्परेचर, कैसा रहता है यहाँ पर, शीतोष्ण अर्थात शीत प्लस उष्ण, अर्थात सर्दी भी रहती है और गर्मी भी रहती है। नाम क्या है, उप आर्द्र अर्थात मध्य तापीय। ठीक है, बीच वाला है। ठीक है, कौन सा, अपना पूर्वी मैदान। अगला है स्मॉल डब्ल्यू, उसका मतलब होता है विंटर सीजन, क्या होता है, ड्राई होता है, शुष्क शीत ऋतु, अर्थात जो सर्दी होती है उसमें जो हवाई चलती है वो कैसी होती है भाई, शुष्क होती है, उसको क्या कहेंगे हम, शुष्क शीत ऋतु। क्योंकि सूखी हवाई चलेगी तभी तो अपने होठ पड़ते हैं रे सर्दी में,
समझ में आई बात? स्मॉल जी का मतलब होता है वर्षा से पूर्व गर्म मौसम। बिल्कुल मैदानी एरिया में क्या होता है भाई, गर्मी में क्या होता है, गर्म मौसम होता है, वर्षा आने के बाद ही क्या होता है, ठंडा होता है। वनस्पति कैसी होती है, पतझड़ी वनस्पति पाई जाती है। सेम वही जो दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया में कि मानसून से पूर्व जो अपने पौधे होते हैं वो अपने क्या करते रहे, पत्तियों को झाड़ देते रहे। क्यों झाड़ देते रहे? ताकि जैसे ही वर्षा का पानी उनको मिले वो नई नई पत्तियां हुआ हर तरफ क्या कर दे, हरियाली बिछा दे। और इस एरिया इसमें कौन सा क्षेत्र आता है? पूर्वी राजस्थान। जिले तो बहुत सारे आते हैं, कोई पूछता नहीं, ठीक है। वैसे तो हमने बहुत सारे जिले याद करने पड़ेंगे और इसे बता भी रखिए, आप देख सकते हो मैप में बहुत सारे जिले, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमने कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण उसको पूरी तरह से पढ़ लिया है, इससे बारीक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना जो नंबर 3 का डिवाइडेशन है वो कौन सा है रे भैया, थन वेट का जलवायु वर्गीकरण। पढ़ते हैं इसको। तो देखो जो थन वेट महोदय है उसने जो जलवायु का वर्गीकरण किया उसका आधार क्या था, वाष्पोत्सर्जन। मतलब धरातल जब गर्म होती है तो जो पानी है वाष्प बन के ऊपर उड़ता है ना, उसको क्या कहते हैं, वेपोराइजेशन। हिंदी में बोले तो वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन। तो आधार क्या माना थनवेट ने, वाष्प का उत्सर्जन यानी कि वाष्पोत्सर्जन प्लस तापमान प्लस वर्षा। तापमान वर्षा लगभग सभी में था, अंतर आ गया यहाँ पर, वाष्पोत्सर्जन नाम आ गया। तो किसने किया डिवाइडेशन, थनवेट ने। आई बात समझ में? तो इन्होंने राजस्थान को क्या किया भैया, 4 भागों में बांट दिया। देखते हैं वो 4 भाग कौन कौन से, आप ये मैप देख लो भैया। हम जानते हैं कि राजस्थान के सिर्फ 4 ही भाग है नॉर्मली। कौन कौन सा, दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया, मैदानी एरिया, अरावली एरिया और मरुस्थलीय एरिया, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ हम अलग देखते हैं कि इसमें थनथेट में क्या, जो राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी एरिया पठारी एरिया है उसको इन्होंने नाम दे दिया उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और कोड वर्ड में नाम क्या है, CAW। और जो अपना राजस्थान का जो पूर्वी मैदान प्लस अरावली प्लस थोड़ा सा मरुस्थली एरिया है उस पूरे को मिला के इन्होंने नाम दे दिया उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु, DAW। और जो अपना ऊपर जो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ वाला एरिया है, जो राजस्थान का उत्तरी एरिया जहां पर सिंचाई का जो सबसे अच्छे साधन है नदियां, इंदिरा गांधी नहरी योजना, ठीक है, उस वाले एरिया को नाम दे दिया मध्य तापीय अर्धशुष्क जलवायु यानी कि कोड वर्ड में DB-W। और जो अपना पश्चिमतम मरुस्थल यानी कि वेस्टर्न डेजर्ट है उसको नाम दिया उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल यानी कि EA-D। तो आपको समझ में आ गया मैप में थनथेट ने क्या किया। अब थनथेट का जो जलवायु वर्गीकरण है उसको भी एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला हम देखें तो अपना दक्षिण पूर्वी पठारी वाला एरिया ना, उसको थनथेट ने नाम दिया CAW। हिंदी में बोले क्या नाम दिया, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, ठीक है। यहाँ टाइपिंग थोड़ी मिस्टेक है, ठीक है। तो इस वाले एरिया में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, अब देखो हम जितने भी ये जो पढ़ते हैं ना जलवायु वर्गीकरण के बाद जो ये 1 पॉइंट पढ़ रहे हैं कि औसत वार्षिक वर्षा इस एरिया में इतने, ये जो भी बताया ये किसने बताया, जिसने इसका वर्गीकरण किया। अर्थात अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि औसत वार्षिक वर्षा इस वाले एरिया में जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया है वहाँ पर 80 से 100 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। ये किसके आधार पर, थनथेट के आधार पर, जबकि कोपेन के आधार पर 80 से 120 तक होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो वर्षा है ग्रीष्म काल में होती है इस क्षेत्र में, ठीक है। और सामान्य और मानसूनी प्रकार की क्या पाई जाती है भैया, वनस्पति पाई जाती है। अगला जो डिवाइडेशन है उसमें मैंने बताया पूर्वी मैदान प्लस अरावली प्लस थोड़ा सा मरुस्थलीय एरिया गया, उसको नाम दिया इन्होंने DA-W। बोले तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। और इन्होंने बताया कि इस एरिया में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है 50 से 80 सेंटीमीटर होती है। और गर्मियों में जो यहाँ का तापमान है वो क्या होता है, ऊंचा होता है ना, सर्वाधिक होता है। और वर्षा की यहाँ पर क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। अरे कमी तो होगी ना महोदय, आपने साथ में कौन शामिल कर लिया, मरुस्थलीय एरिया शामिल कर लिया, नहीं होगी, वर्षा की कमी होगी। अगर औसत निकालेंगे तो वर्षा में कमी होगी, सही। अगला है अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, क्यों, क्योंकि इन्होंने तो आधा मरुस्थली इसमें शामिल कर रखा है। राजस्थान का सर्वाधिक एरिया वो इनके हिसाब से मैप में देख लो, सर्वाधिक राजस्थान का, इनका जो सेकंड वाला जो डिवाइडेशन है वही लेके बैठा है। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, DA-W, ठीक है। अगला देखिए हम, वो है DB-W। DB-W को क्या कहा इन्होंने, मध्य तापीय आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। भाई साहब क्या नाम दिया, मध्य, बीच वाला, तापीय अर्थात ताप मतलब तापमान ज्यादा भी नहीं, आर्द्र यानी कि आर्द्रता भी है, मतलब कि वर्षा भी है, गर्मी भी है, शुष्क और शुष्क भी है, यानी कि हवाई जो चलेगी वो सूखी हवाई चलेगी, ऐसा जलवायु प्रदेश दे दिया किसको, उत्तरी राजस्थान को, जहाँ श्री गंगानगर हनुमानगढ़ आता है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो शीत ऋतु होती है वो कैसी होती है, शुष्क होती है, बिल्कुल शुष्क होती है। और जो क्या होती है, छोटी भी होती है। कहाँ पर, हनुमानगढ़ वाले एरिया में। छोटी का मतलब जैसे मान लो अगर शीत ऋतु 3 महीने की होती है, यहाँ पर 2 महीने की होती है। ये इन्होंने कहा किसने, थनथेट ने। और जो ग्रीष्म ऋतु होती है वो लंबी होती है, वर्षा वाली, ठीक है। वर्षा वाली जो ऋतु होती है वो भी लंबी होती है। मतलब 3 ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। तो जो DB-W वाला एरिया है वहां पर जो शीत ऋतु है कम अवधि की होती है, ग्रीष्म ऋतु और जो वर्षा ऋतु लंबी अवधि की होती है, ठीक है। आखिरी जो डिवाइडेशन थनथेट का वो क्या, EA-D यानी ईद। क्या बात है, नाम दिया उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। उष्ण गर्मी होगी भैया, कटिबंधीय तो होगी सही, बिल्कुल गर्मी रहती है यहाँ पे। मरुस्थलीय एरिया बिल्कुल पूरी तरह से वनस्पति विहीन एरिया है। औसत वार्षिक वर्षा बहुत ही कम, बोले तो बिल्कुल ही कम। गर्म एवं शुष्क जलवायु का क्षेत्र होगा, गर्मी बिल्कुल सूखी, लू ताप लेरी चलती है यहाँ पर, ठीक है, लू चलती है। प्रत्येक मौसम में वर्षा की क्या होती है, कमी होती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा होती नहीं, इसलिए वनस्पति है नहीं, इसलिए क्या मरुस्थल है।
तो आई होप थनथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। तो आखिरी जो अपना जलवायु का वर्गीकरण था वो किसने किया? त्रिवार्ता का जलवायु वर्गीकरण। इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है सेम वही इसका जलवायु वर्गीकरण है, बस जो कोपेन ने नाम दिया AWCWG उसको इसने चेंज करके अपने हिसाब से अगला मतलब अपना कोड वर्ड दे दिया, बाकी अंतर कुछ भी नहीं है। एरिया वही है, जिले वही है, कोपी मतलब त्रिवार्ता इज इक्वल टू कोपेन। देखो त्रिवार्ता द्वारा कोपेन के वर्गीकरण में क्या किया? संशोधन किया। संशोधन हर चीज में नहीं किया, सिर्फ एक चीज में किया कि जो त्रिवार्ता है उसने क्या किया? वनस्पति एक्स्ट्रा ऐड कर दी। ठीक है, राजस्थान की जलवायु को क्या कर दिया? 4 भागों में बांट दिया रे भाई। पहला भाग AW। अब देखो कोपेन का जब हमने देखा था तो AW वाला एरिया कौन सा था? जो राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया है। कोपेन का उस कोपेन ने नाम दिया AW, इसने भी क्या कर दिया रे भाई? AW नाम दे दिया। मैंने क्या किया? कुछ अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा अंतर होगा, बाकी कुछ अंतर नहीं होगा। और जो कोपेन का BSHW है उसको उसमें से W हटा के इसने नाम दिया BSH। ठीक है, तीसरा कोपेन का जो BWHW था उसमें से कैपिटल W को हटा के इसने नाम दे दिया BWH। एरिया वही, जिले वही, क्वालिटी वही, क्वांटिटी वही। ठीक है, फोर्थ जो कैटेगरी है कोपेन का CW जो अपना पूर्वी मैदान है, इसने कुछ नहीं किया, उसको काव कर दिया यानी कि गाय कर दिया। CAW, जी को हटाकर A कर दिया, CAW कर दिया। एरिया वही, जिले वही, वर्षा वही, वनस्पति वही, कुछ अंतर नहीं, अंतर सिर्फ कोड वर्ड में। ठीक है, त्रिवार्ता को अगर आपको याद करना है उसके लिए आप कोपेन को याद कर लेना। कोपेन अगर आपने पढ़ लिया तो आपको सिर्फ अभी जो मैंने बताया इन 4 पॉइंट को याद करना पड़ेगा, बस, बाकी त्रिवार्ता बिल्कुल खत्म। तो यहाँ पर हमारे जो जलवायु का वर्गीकरण है आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाई मैप आपने समझा था किस जलवायु प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं, किस जलवायु प्रदेश को क्यों इसे ये नाम दिया गया, और उसमें एरिया किसका ज़्यादा था। हमने A लेकर Z तक विस्तृत जानकारी जो राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण था उसकी हमने ले ली है क्या जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं राजस्थान की ऋतु के बारे में। ठीक है, तो देखो हम राजस्थान की ऋतुओं को 3 भागों में बांटते हैं। पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु, तीसरा शीत ऋतु। ठीक है, राजस्थान की ऋतु को मोटा मोटी हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु माने जिस ऋतु में गर्मी पड़ती है, 4 माह ग्रीष्म ऋतु, 4 माह वर्षा ऋतु, 4 माह शीत ऋतु। नाम से स्पष्ट है। ठीक है, अब एक एक करके हम अच्छे से समझते हैं। इसी में हम पढ़ेंगे मानसून कैसे आता है बाय मैप एनिमेशन के साथ, और मैं वादा करता हूं आपसे इसके बाद आपको अन्य कोई वीडियो राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इसको शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करोगे और एंड तक इस वीडियो को देखोगे तो। ठीक है, चलिए हम लेते हैं सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु को। तो देखिए ये क्या अपनी ग्रीष्म ऋतु, सबसे पहले इसमें हम कुछ पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद बाय मैप इसको समझेंगे। ठीक है, पहला है जो ग्रीष्म ऋतु का जो अवधि है वो कौन सी है? मार्च से मध्य जून तक। ठीक है, और इस टाइम पे जो हवाओं की दिशा होती है वो कैसी होती है रे भैया? हवाओं की दिशा होती है रे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। कैसे? ऐसे। समझ में आ गई बात? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम आगे। तो देखो अगला क्या है कि जो राज्य है उसमें सामान्यतः ग्रीष्म काल में क्या नहीं होती? वर्षा नहीं होती। किसमें भैया? ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती। कभी कभार तेज आंधी के साथ बौछारें आ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं रे? मानसून पूर्व वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून पूर्व वर्षा। और जो मानसून पूर्व वर्षा है रे, ये इसको क्या कहते हैं? अपने जो भारत है उसमें अलग अलग नामों से जाना जाता है। देखो हमने पढ़ा राजस्थान में 3 टाइप की ऋतु पाई जाती है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी पड़ती है, वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, शीत ऋतु में सर्दी पड़ती है। ग्रीष्म ऋतु मतलब कि मतलब वर्षा वाली ऋतु नहीं है, होती है थोड़ी बहुत, उसको हम क्या कहते हैं? मानसून पूर्व वर्षा। बाकी जो मेनली वर्षा होती है वो अपनी कब होती है? वर्षा ऋतु में। जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है उसको नाम दिया गया मानसून पूर्व वर्षा। और अपने भारत में इस टाइप की ये जो वर्षा होती है इसको अलग अलग नाम पे अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और ये नाम बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत सी बार पूछे जा चुके हैं रे। तो पहला जो हम पढ़ते हैं वो क्या है कि जो असम है वहां पे जो मानसून पूर्व वर्षा है उसको चाई वर्षा, टी रेन कहा जाता है, क्योंकि उस समय जो चाय की जो खेती होती है असम में उसके लिए जो वर्षा होती है मानसून पूर्व वर्षा, अर्थात तो गर्मी के सीजन में जो वर्षा होती है वो काफी लाभदायक होती है, इसलिए असम इसको चाय वर्षा, बागानी वर्षा भी कहते हैं, गार्डनिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है। पश्चिम बंगाल इसको काल वैसाखी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो वर्षा होती है गरज गरज की वर्षा होती है, इसको काल वैसाखी कहा जाता है। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में इस मानसून पूर्व वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि आम के पेड़ों के लिए काफी लाभदायक होती है, अर्थात जो आम होते हैं इस वर्षा को पाते ही जैसे ही इस वर्षा की बूंदें आम पर गिरती है ना, आम पकना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए इस वर्षा को महाराष्ट्र में क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। कर्नाटक और केरल में इसको फूलों की वर्षा कहते हैं, क्योंकि फूलों की जो वहां पर खेती होती है जैसे ही ये वर्षा होती है फूल क्या होते हैं? खिल जाते हैं, इसलिए इसको चेरी ब्लूजम या फूलों की वर्षा कहा जाता है। छोटे नागपुर पठार में इसको नॉर्वेस्टर कहा जाता है, गरज गरज के बौछारों के साथ ये वर्षा होती है जो इसको क्या कहते हैं? नॉर्वेस्टर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम।
तो देखो राजस्थान में ग्रीष्म काल में क्या होती है, तेज हवाएं चलती है, और ये तेज हवाएं पश्चिमी राजस्थान में क्या करती है, मिट्टी का अपरदन करती है। अरे भैया पश्चिमी राजस्थान में कौन सी मिट्टी का अपरदन होता है भैया, अपरदन क्या होता है, पश्चिमी राजस्थान तो मरुस्थल है, और मरुस्थल का अपरदन मतलब कि मरुस्थल को बढ़ा रही होगी, और जो हवाई चलती है पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, तो जो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थल है उसको अपने साथ लेकर किस तरफ बढ़ा रही है, राजस्थान के पूर्वी इलाके की तरफ। इससे क्या हो रहा है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, मरुस्थल का मार्च कहते हैं। इसको अच्छे से समझना हो तो चैप्टर नंबर 2 देख लेना, राजस्थान की भौतिक प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म काल में धूल भरी आंधियां चलती है, और धूल भरी आंधियां बबूलियां चलते हैं कहां पर, पश्चिमी राजस्थान में रेगिस्तानी एरिया में। और ये सर्वाधिक अगर बात करें स्थान विशेष की तो श्री गंगानगर में सबसे ज्यादा लगातार 27 दिनों तक चलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना आप ना। अगला देखिए तो ग्रीष्म काल में राज्य में स्थानीय पवनों की क्या होती है भैया, उत्पत्ति होती है। स्थानीय पवन बोले तो लू चल रही है आज, तो क्या चल रही है, लू चल रही है, बबूलिया उड़ रहा है आज, तो ये सब क्या स्थानीय पवने हैं, जिन्हें लू ताप ले रही कहती है। पवने क्या होती है, गर्म और शुष्क होती है। स्थानीय पवन बात करते हैं क्या होती है, वो पवने जो निश्चित समय अवधि और स्थान विशेष में चलती है। निश्चित समय अवधि मतलब बात करें लू लग रही है, कब लगती है भैया, गर्मी के सीजन में लगती है, ग्रीष्म ऋतु में लगती है, तो क्या हो गया निश्चित समय अवधि। और स्थान हर जगह तो नहीं लगती, आप माउंट आबू पे जाओगे तो वहां पर तो बबूले नहीं आता ना, वहां पर लू लगती, वहां पर तो सर्दी होती है। तो स्थान विशेष था पश्चिमी राजस्थान स्थान विशेष हो गया, तो वहां पर ऐसी जो पवने चलती है उसको क्या कहते हैं, स्थानीय पवने कहते हैं, जो कि समय विशेष और स्थान विशेष के हिसाब से चलती है। अगला देखें तो ग्रीष्म काल में राज्य में छोटे चक्रवात। अब देखो ग्रीष्म काल में क्या होता है, धरातल काफी गर्म हो जाती है, तो जो वहां की नमयुक्त हवाई होती है वो क्या होती है, बिल्कुल गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, तो वहां पर कैसा एरिया बन जाता है, बिल्कुल लो प्रेशर का। तो जो आसपास की जो नमी वाली हवाई होती है, हाँ तो वह तो उस एरिया को बढ़ने चली जाती है, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया स्टार्ट करने से, स्टार्ट जब इस चैप्टर किया कि हवा की क्वालिटी होती है क्या, कि वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, ठीक है। जहां उसकी बिरादरी को उड़ाया जाता है ना, उस उड़ाने वाले से बदला लेने हवाई फटाफट उस स्थान पर चली जाती है। तो ग्रीष्म काल में क्या होता है, धरातल गर्म होती है, हवाई ऊपर उड़ती है, तो फटाफट जो हवाई आती है एकदम से उस स्थान को बढ़ती है, तो गोल गोल घूम के क्या होती है, ऊपर उड़ती है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया, चक्रवात कहते हैं, और देसी भाषा में इसको बबूलिया कहते हैं। इसकी उत्पत्ति आपने देख ली कैसे होती है, लो प्रेशर उत्पन्न होता है कहां पर, धरातल पर, उसको भरने आती है हाई प्रेशर वाली हवाई, जैसे ही वहां पर आती है एकदम से वो भी क्या गर्म होकर क्या होती है, घूमने लगती है और ऊपर उठने लगती है, ठीक है। ऊपर उठने का मतलब वो भी गर्म होकर हल्की ऊपर ऊपर उठने लगी, तो वो जो आकृति बनती है उसी को क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, और देसी भाषा में बोले तो बबूलिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो भारत में ग्रीष्म काल में जो मानसून लाने वाले जो कारक है उसमें सबसे बड़ा कारक क्या है रे भैया, पश्चिमी मरुस्थल। देखो मानसून कैसे आता है, मानसून आने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या होता है, ग्रीष्म काल में राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी, सबसे ज्यादा गर्म जो धरातल होता है कहाँ होता है, पश्चिमी मरुस्थल में, ठीक है। पूरे भारत का देखें तो जो पश्चिमी मरुस्थल वाला जो एरिया है पूरा, वहां पर लो प्रेशर वाला क्या बन जाता है, क्षेत्र बन जाता है पूरे भारत को देखे तो पश्चिमी मरुस्थल में। और जहां पर भी विश्व में नीचे, जब हम भारत के नीचे देखिए तो क्या होता है, जहां पर भी नीचे क्या समुद्र है अपना, तो वहां पर जो पवने होती है, हवाई होती है, कैसी नमयुक्त होती है, अर्थात उनका जो हाई प्रेशर वाली हवाई होती है, तो क्या करेगी वो, क्या करेगी ग्रीष्म ऋतु में भारत की तरफ, राजस्थान की तरफ आना स्टार्ट कर देगी। क्यों, क्योंकि पश्चिमी मरुस्थल और जो अन्य भारत के इलाके वहां पर क्या हो जाता है, लो बेल्ट प्रेशर वाला एरिया बन जाता है। और मैंने आपको बताया है कि हवा अपनी बिरादरी, जहां पर भी हवा की बिरादरी ऊपर उठती है, हवाई लट और डंडे लेके उस स्थान को बढ़ने चली आ जाती है, ठीक है। इसको हम विस्तार से आगे देखेंगे बाई मैप, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस प्रकार मानसून आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो देखो ग्रीष्म ऋतु में देखें तो सबसे गर्म जिला पूरे राजस्थान में कौन सा, चूरू रे, कोई वनस्पति नहीं है रे, क्या है सबसे गर्म, धरातल सबसे ज्यादा गर्म होती है। लेकिन अगर आपसे स्थान पूछ ले तो स्थान विशेष में आता है फलोदी, जो कि जोधपुर में आता है। लेकिन अगर जिला पूछ ले तो कौन सा, चूरू, ठीक है। यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो सबसे गर्म जिला चूरू है, सबसे गर्म स्थान कौन सा, फलोदी है, और यही फलोदी सबसे शुष्क स्थान भी है। क्यों, क्योंकि यार आप खुद गेस करो, अनुमान लगाओ कि जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी होगी या जो स्थान सबसे ज्यादा गर्म होगा, तो वहां पर क्या होगा, शुष्क हवाई होगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, घूमता घूमता अपना विश्व का मानचित्र है, देख रहे हो आप अपने भारत को, ये रहा है अपना प्यारा भारत, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अपनी 0 डिग्री भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये क्या है, अपनी जो भारत के बीचों बीच से निकल रही है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से, आप जानते हैं कौन सी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। अगली देखिए जो दक्षिण में देखो, ये कौन सी 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश यानी कि मकर रेखा, तो 3 रेखा अपना देख ली। तो देखो गर्मियों के दिनों में ये अपना क्या है, सूरज देवता कहां पर होता है रे, देखो आप किस रेखा के सामने है रे, कर्क रेखा के सामने। तो गर्मियों के दिनों में सूर्य की सीधी रोशनी कहां पर पड़ेगी, कर्क रेखा पर, और इस कर्क रेखा पर आने वाले सारे स्थानों पर सर्वाधिक क्या मिलेगा, सूर्य का ताप मिलेगा। और यहाँ की धरातल क्या होगी, सबसे ज्यादा गर्म होगी, समुद्र भी होगा तो सबसे ज्यादा वाष्पीकरण इसी एरिया पे होगा। तो गर्मी के टाइम पे सूरज होता है कर्क रेखा पर, तो यहाँ पर जितनी भी हवाएं है वो क्या होगी, गर्म होकर ऊपर उठेगी, और इस पूरी वाली जो कर्क रेखा वाली बेल्ट है, यहाँ पर लो प्रेशर वाली बेल्ट क्रिएट हो जाएगी। और देखो इसी समय जब हम देखें मकर रेखा पर, तो वहां पर क्या होगा, सूर्य की रोशनी नहीं जा रही,
बिल्कुल कम जा रही तो वहां क्या होगा, हवाएं ठंडी होगी, नमी से युक्त होगी, तो वहां पर हवा क्या होगी, भारी होगी, अर्थात हवाओं का दबाव होगा, और वहां पर जो एरिया होगा हाई प्रेशर वाला एरिया होगा। अब एक बात आप बताओ, गर्मी के दिनों में जब सूरज कर्क रेखा पर है और वहां पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेगी, तो उस स्थान को भरने के लिए हवाएं कहां से आएगी, हवाएं मकर रेखा की तरफ से आएगी रे। समझ में आई? ये देखो सूरज देवता मस्त हो गए। इसको और आगे विस्तार से समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं वर्षा ऋतु, जिसमें होती है अपनी वर्षा। अवधि जो है मध्य जून से सितंबर, ठीक है। राजस्थान में मानसून का आगमन 15 जून, और जब राजस्थान में मानसून का आगमन 15 जून, तो मतलब सबसे पहले प्रवेश कहां करेगा, बांसवाड़ा में। हवाओं की दिशा, जो वर्षा ऋतु में जो मानसून में हवा की दिशा होती है कैसी होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, यानी कि ऐसे। समझ में आ गई बात, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो, राज्य में होने वाली कुल वर्षा की मात्रा का लगभग 90% भाग किससे प्राप्त होता है, वर्षा ऋतु से। अर्थात राज्य में जितनी भी वर्षा होती है उसमें से 90% वर्षा वर्षा ऋतु में होती है। 2 से 3% वर्षा अपने ग्रीष्म ऋतु में, यानी कि गर्मियों के दिनों में होती है। बाकी की 7% वर्षा अपने आगे पढ़ेंगे शीत ऋतु में, जिसको मावठे कहते हैं, ठीक है, सर्दी में जो वर्षा पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़े तो देखो, वर्षा काल में होने वाली वर्षा जो है वो कैसी वर्षा कहलाती है, मानसूनी वर्षा कहलाती है, ठीक है। और एक चीज है, जो मानसूनी वर्षा है उसमें जो हवाओं की दिशा है उसी दिशा के साथ क्या होती है, वर्षा होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, मानसूनी वर्षा कहते हैं। आपसे पूछ ले कि मानसूनी वर्षा क्या होती है, तो आप कहोगे कि हवाओं की दिशा के साथ वर्षा का होना ही क्या है, मानसूनी वर्षा है, ठीक है। मानसून की बात करें तो मानसून जो वर्षा ऋतु में राजस्थान में जो मानसून होता है उसका एक उपनाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। और ये दो टाइप से होता है, ठीक है। अर्थात जो राजस्थान या पूरे भारत में बात करिए, वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है वो मानसून की 2 शाखाओं से होती है। पहली जो शाखा है वो है अरब सागर की शाखा। आप जानते हो भारत के दक्षिण पश्चिम की तरफ अरब सागर है और दक्षिण पूर्व की तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो जो मानसून है उसकी 2 शाखा है, अरब सागर की शाखा नंबर 1, नंबर 2 है अपनी बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। अब देखो ये अपना क्या है रे, मैं पे रे, अच्छे से समझना रे। वर्षा ऋतु में क्या होता है रे, वर्षा ऋतु में होता है क्या कि जो सूरज है वो कहाँ पर है रे, कर्क रेखा के आसपास होता है। ये देखो आप, कर्क रेखा पे क्या है, आसपास है, और वहां पर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। और अपने भारत के बीचों बीच से क्या निकल रही है भैया, ये कर्क रेखा निकल रही है। तो इस वाले पूरे एरिया में, अपने भारत वाले एरिया में क्या होगा रे, लो प्रेशर वाला एरिया क्रिएट हो जाएगा। और मानसूनी जो पवनी आएगी वो आएगी ऐसे, आएगी ऐसे, आएगी आगे बढ़ती बढ़ती आएगी, और यहाँ दक्षिण भारत से क्या करती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। कुछ इधर चली जाती है और कुछ इधर चली जाती है। जो ये वाली है ये क्या है, अपनी अरब सागर की शाखा। और इधर से जो पौने मानसूनी आती है और ऊपर जाकर भारत में वर्षा करती है, वो कौन सी शाखा होगी, अपनी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब ये पौने आती कहाँ से है और इनकी दिशा ऐसे होती क्यों है, आगे जाके कैसे वर्षा करती है, इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है अपना प्यारा भारत, ये बीचों बीच कौन सी रेखा है भैया, कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। क्योंकि गर्मियों में वर्षा में क्या होता है, सूरज इसी के आसपास होता है, इसलिए अपने भारत वाले एरिया में क्या होता है, लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये अपना क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यानी कि भूमध्य रेखा। और ये जो आखिरी रेखा अपने भारत के दक्षिण दक्षिण पे देखे तो ये अपने 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, यानी कि मकर रेखा। अब एक चीज आप देखो, जो मानसून आता है वो कहाँ से आता है रे, यहाँ तो क्या बन गया अपना, देखो इधर तो बन गया अपना लो प्रेशर वाला एरिया। कौन सा रे, लो प्रेशर वाला एरिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सूरज जो है क्या बरसा रहा है रे भैया, सूरज यहाँ पर गर्मी बरसा रहा है, कैसी, बहुत तगड़ी गर्मी। तो यहाँ पर क्या होगा, धरातल गर्म होगा, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी, लो प्रेशर क्रिएट होगा। अब जो हवाएं है इसी समय हम बात करें कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध की, जो दक्षिणी गोलार्ध में अपन बात करें यहाँ पर मकर रेखा की, वहां पर क्या होता है, सूर्य की रोशनी अर्थात सूर्य का जो सूर्य ताप है बहुत कम होता है, अर्थात वहां पर क्या है, सर्दी होगी। सर्दी होगी तो वहां की जो हवाएं होगी क्या होगी, नमी युक्त होगी, उनमें आर्द्रता होगी, अर्थात उनमें भारीपन होगा। और इसका मतलब क्या, हाई प्रेशर वाली विंड्स होगी। और मैंने आपको बताया था कि हवा की एक प्रकृति है कि वो एचपी से एलपी ने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो आप देखो इस वाले एरिया को बनने के लिए हवाएं कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, कहाँ से, मकर रेखा की तरफ से। तो मकर रेखा की तरफ से क्या आ रही है, देखो ये हवाएं कहाँ जा रही है, ऊपर उस लो प्रेशर वाले एरिया को भरने। और आपको पता है रास्ते में क्या पड़ रहा है, अपना समुद्र है। और समुद्र से क्या करेगी, ये नमी को उठाएगी, अर्थात साथ में आर्द्रता पानी लेके जा रही है किसकी तरफ, अपने प्यारे भारत की तरफ। और जो पौने हैं ना, ये जो जा रही है, इनको पता है क्या कहते हैं नाम, इनका नाम है व्यापारिक पौने। कौन सी पौने, व्यापारिक पौने। और जो व्यापारिक पौने जैसे ही 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा के पास पहुंचती है तो क्या कर लेती है, दिशा चेंज कर लेती है। ऐसा क्यों होता है आपके दिमाग में आ रहा होगा, उसका कारण क्या है, जो पृथ्वी का कोरोलियस बल है उसके कारण हवाओं की दिशा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। आप देखो जब मकर रेखा से भारत की तरफ आ रही थी तो इनकी जो दिशा थी वो क्या थी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। लेकिन जैसे ही 0 डिग्री अक्षांश को पार करेगी
पृथ्वी के कोरोलियस बल के कारण इनकी दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ हो जाएगी। तो देखो ये चेंज होने लगी, किनकी, व्यापारिक पवनों की दिशा है। और ये व्यापारिक पवने क्या है, अपनी मानसूनी पवने हैं, अर्थात मानसून भारत की तरफ आ रहा है। और आप याद रखना, ये जैसे ही मानसून यहाँ भारत के यहाँ पर पहुंचता है ना, आज मार्कर काम नहीं करा अच्छे से, यहाँ पहुंचता है ना, तो क्या होता है, ये जो मानसूनी पवने दो भागों में बढ़ जाती है, कुछ इधर निकल जाती है और कुछ इधर निकल जाती है। तो जो इधर निकलती है, इधर, ठीक है, उसको नाम दे दिया हमने अरब सागर का मानसून, अर्थात अरब सागर की शाखा। मानसून की कौन सी शाखा, अरब सागर की शाखा। अर्थात इधर से भारत में जो वर्षा होती है वो किस शाखा से होती है, अरब सागर की शाखा से। और इधर से जो भारत में वर्षा होती है वो किस शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। तो आई होप आप यहां तक अच्छे से समझ गए होंगे। अब बढ़ते हम आगे। अब देखते हैं हम जो दो शाखा थी, देखो हमने क्या पढ़ा, राजस्थान में 3 ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु हमने पढ़ी, उसमें थोड़ी बहुत वर्षा होती है, उसको कहते हैं मानसून पूर्व वर्षा। भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जाना जाता था। फिर हमने पढ़ा मेन ओरिजिनल जो अपना जलवायु का टॉपिक था वो था वर्षा का, वो है वर्षा ऋतु। उसमें जो वर्षा थी भारत को, राजस्थान को मिलने वाली, वो 2 शाखाओं से मिलती थी, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। हमने दोनों शाखाओं को समझा, कैसे मानसून आता है, कैसे पवन अपनी दिशा बदलती है, कैसे 2 डिवाइडेशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम एक के को विस्तार से पढ़ते हैं। पहला लेते हैं अरब सागर की शाखा, ठीक है। तो देखो राजस्थान में सर्वप्रथम प्रदेश पर जो प्रवेश है, सॉरी, वो अरब सागर की शाखा से होगा। तो कहां पर होगा भैया, बांसवाड़ा से। समझा दूं आपको, ये देखो भैया, इधर से जो पवनी आएगी भारत में सबसे पहले कहां प्रवेश करेगी रे, ये देखो कहां पर है, बांसवाड़ा में। तो राजस्थान में जो मानसून की जो शाखा है, अरब सागर की शाखा, उसका प्रवेश राजस्थान में किस स्थान से होता है, तो आप क्या कहोगे रे, बांसवाड़ा से, ठीक है। और बात करें बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो क्या होती है, जो मानसूनी जो हवाएं होती है वो ऐसे जाती है। तो इधर अपना क्या है भैया, हिमालय है, यहाँ पर अच्छे से वर्षा करती है, हिमालय से टकरा के ये पवने आती है, ऐसे ऐसे आती है। और राजस्थान में जो ये वाली जो पवने होती है मानसूनी, वो प्रवेश करती है कहाँ से रे, झालावाड़ से। कहाँ से, झालावाड़ जिले से। कौन सी, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो आपको ये समझ में आ गया। तो चलते वापिस वहीं पे हम, क्या कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रदेश अरब सागर की शाखा की बात हो रही है, कहाँ से, बांसवाड़ा से। हवाओं की दिशा पूछे तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। आप देख लो, ये देखो आप, कौन सी दिशा है रही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। देखो ये अरब सागर से आ रही है, भारत में प्रवेश करती है गुजरात से, फिर आगे बढ़ती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, अरावली के समानांतर निकल जाती है, ठीक है। और कुछ वर्षा कर देती है कहाँ पर, और इस शाखा सर्वाधिक वर्षा अरावली से, अरावली में होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, ऊंचाई अधिक है, तो उन पर्वतों से ही टकरा के क्या करती है, वहां पर वर्षा कर देती है। और थोड़ी बहुत वर्षा होती है अपने पश्चिमी मरुस्थल से, सिर्फ इसी अरब की शाखा से। वरना अगर इससे वर्षा ना होना तो क्या होगा, अरावली में जो अरावली के पश्चिम का पूरा मरुस्थल 0 सेंटीमीटर वर्षा वाला होता, ठीक है। लेकिन पड़ते हैं 10 से 15, यानी कि थोड़ी बहुत वो इसी से होती है, ठीक है। इसका प्रवेश राजस्थान में बांसवाड़ा से हो रहा है। और जो राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा होती है इस शाखा से, वो कौन से जिले में होती है भैया, सिरोही में। क्यों, क्योंकि सिरोही में सर्वाधिक ऊंचे पर्वत है, उन्हीं से टकरा के वर्षा होती है। और सिरोही की जो ऊंचाई है सर्वाधिक है, कारण भी ये ऊंचाई का, ठीक है। और भारत की तुलना में बात करें तो भारत में, अगर इस अरब सागर शाखा की बात करें तो भारत में मानसून सर्वप्रथम कहाँ पर एंटर करता है, केरल में। उसके बाद करता है महाराष्ट्र में, उसके बाद करता है गुजरात में, फिर अपने आगे अंदर बढ़ता है राजस्थान की तरफ, ठीक है। तो देखो कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रदेश होगा बांसवाड़ा में। हवा की दिशा की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। और ये जो शाखा है ये अरावली के समानांतर गुजरती है, मैंने अभी आपको बताया। और इससे जो वर्षा है, अर्थात वर्षा काल मतलब वर्षा ऋतु में, जो वर्षा ऋतु में जो वर्षा होती है राजस्थान में, उसका सिर्फ 20 से 30% जो वर्षा है वो इस शाखा से प्राप्त होती है। बाकी की 70% जो है दूसरी शाखा से प्राप्त होती है, ठीक है। वर्षा कम होने का कारण क्या है, क्योंकि जो अरावली की दिशा है ना, वो कैसी समानांतर है, किसके, इस शाखा की, अरब सागर की शाखा की, ठीक है। तो जो मानसूनी पवनें सीधी निकल जाती है, थोड़ी बहुत वर्षा इस मैदानी एरिया में, सॉरी पहाड़ी एरिया में कर देती है। कारण मैंने आपको बताया, वर्षा कम होने क्या कि अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी अपनी शाखा है वो कौन सी शाखा है भैया, बंगाल की खाड़ी की शाखा। इसको देखिए तो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा इसी बंगाल की खाड़ी से जो मानसूनी वर्षा होती या पवनी आती है उनसे होती है। अर्थात राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है, तो आपको पता होना चाहिए बंगाल की खाड़ी की शाखा, ठीक है। अगला पॉइंट कि इस शाखा के फलस्वरूप पश्चिमी राजस्थान में वृष्टि छाया प्रदेश बनता है। और ये वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, मैं आगे आपको अच्छी तरीके से इसको समझाऊंगा, ठीक है। इस शाखा से जो राजस्थान में वर्षा है वो 70 से 80% सर्वाधिक वर्षा इसी से प्राप्त होती है, ठीक है। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम प्रवेश कहाँ करता है, ये जो शाखा की जो मानसून में प्रवेश करता है राजस्थान में, झालावाड़ में। मैंने इससे पहले बताया था आपको, ठीक है। इस शाखा से आने वाली हवा को क्या कहा जाता है, पूर्वाइया। क्यों, क्योंकि ये जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा होती है सबसे पहले ऊपर हिमालय की तरफ जाती है, वहां पर वर्षा करती है, हिमालय से टकराकर मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान में झालावाड़ से प्रवेश करती है। जो मध्य प्रदेश हिमालय से आ रही है, मध्य प्रदेश होते हुए, तो क्या होगी, इनकी दिशा पूर्व की तरफ से आ रही है, तो उसको क्या क्या कह दिया नाम, पूर्वाइया, इनकी अगुनी। क्यों, क्योंकि ये पूर्व से आती है, ठीक है। अब देखो बंगाल की खाड़ी की शाखा,
आप देखो ये क्या जा रही है, अपनी मानसूनी पवनें जा रही है। इधर क्या करेगी, वर्षा कर रही है। इधर हिमालय आ गया, अपना हिमालय, इससे टकराई, इधर वर्षा करी, ठीक है। इधर बहुत सारी वर्षा करने के बाद हिमालय से टकरा कर ये पौने आ जाएगी इधर। कौन सी, मानसूनी पौने। अब यहाँ पर पड़ता है अपना छोटा नागपुर पठार, कहाँ पर, एमपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास, ठीक है। यहाँ पर ये हवाई टकराएगी, दो भागों में बढ़ जाती है, एक भाग उत्तर की तरफ निकल जाता है, ठीक है, पंजाब हरियाणा दिल्ली उत्तर प्रदेश की, सॉरी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की तरफ, और एक हिस्सा अपना इसके ऊपर से निकल जाता है, कहाँ पर आता है, राजस्थान पे, ठीक है। और राजस्थान में ये जो प्रवेश करता है कौन से जिले से करता है भैया, झालावाड़ जिले से। अब देखो जो अपनी अरावली है वो कैसी है, ऐसी, और मानसून आ रहा है कैसे, ऐसे, बताओ टकराएगा कि नहीं टकराएगा। और अरावली पर्वतमाला कैसी है, ऐसे पर्वत है ऐसे, ठीक है। जब ये इससे टकराएगी तो क्या होगा, टकरा के ऊपर उठेगी। और जब पर्वत से कोई हवाई टकराती है ना, हवा टकराती ऊपर उठती है, तो जैसे जैसे ऊपर जाती है कोई चीज तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। और हवाई ऊपर जाएगी तो हवा का टेम्परेचर क्या कम होगा, तो क्या होगा, संघनित होगी, अर्थात हवाई जमना स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे हवाई जमना स्टार्ट होगी तो क्या बन जाएगा रे भैया, बादलों का निर्माण होगा। और बादल का निर्माण होते उनका क्या होता है रे भैया, भार, वेट उनका भारी हो जाएगा। और वेट भारी होने से ऊपर से क्या होंगे, धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब जैसे जैसे नीचे आते हैं क्या होता है रे भैया, टेम्परेचर जो है वो क्या होता है रे, डाउन हो जाता है। क्या होता है, डाउन हो जाता है, टेम्परेचर डाउन होगा। जो बादल, जो बर्फ जमी हुई है वो धीरे धीरे क्या होगी, पिघलेगी। वही क्या होती है, टप 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 करके वर्षा क्या होती है, वर्षा होती है। आई होप आप इसको अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब जो वृष्टि छाया क्षेत्र है उसको समझो। इधर से आ रही है अपना मानसून, इससे टकराएगा, ऊपर उठेगा, और ऊपर उठ के बादल बनेंगे, नीचे आएंगे और इसी एरिया में क्या कर देंगे, वर्षा कर देंगे। और जैसे ही हवा और बादलों से नमी अर्थात पानी खत्म हो जाएगा, फिर बिल्कुल हवाई बच जाएगी। वो हवाई क्या करेगी, इन पर्वतों को पार करके इधर चलेगी। अब बताओ इनमें नमी है ही नहीं, तो नमी है ही नहीं तो वर्षा कहाँ से करेगी। तो इस अरावली के कारण अर्थात ये पर्वत श्रृंखला के कारण ये जो मानसूनी पवने हैं इधर वर्षा नहीं कर पाती। तो जो ये क्षेत्र बनता है किसके कारण, इस अरावली के कारण। अरावली नहीं, कोई सा भी पर्वत हो जिसके कारण उसकी दूसरी तरफ वर्षा नहीं होती उसको क्या कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं आगे आपको अच्छे मैप के तरीके से समझाऊंगा भी, सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु पढ़ लिया है, इसमें हम आगे शीत ऋतु भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो वर्षा काल था उसको आपको आपको मैंने आपको पूरी तरह से डिटेल में समझा दिया है। अब वर्षा जो ऋतु से संबंधित कुछ तथ्य हम देखते हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है हम वृष्टि छाया क्षेत्र को ही समझेंगे, ठीक है। तो देखो ऐसे तो मैंने बता दिया और आपको समझ में भी आ गया वृष्टि छाया क्षेत्र क्या, क्योंकि प्रैक्टिकल तौर पे बताया मैप के थ्रू। उससे अच्छा समझना कोई और नहीं होता। फिर भी देखते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो देखो वृष्टि छाया क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो किसी पर्वत श्रृंखला की छाया भाग में होता है, जहां बहुत कम क्या होती है, वर्षा होती है। क्या होती है भैया, बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है ये तब होता है जब नमी से भरी हवाएं किसी पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है और पर्वत के एक ओर वर्षा होती है और दूसरी ओर जहां हवा उतरती है वहां सूखा रहता है। और जहां सूखा रहता है वही क्षेत्र क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। और मैंने आपको समझा भी दिया है, इसको और अच्छी तरीके से समझा देंगे। अब बात बनती है कि वृष्टि छाया क्षेत्र बनता कैसे, ये भी आप समझ चुके होंगे। चलिए देखते हैं कि समुद्र से चलने वाली हवाएं क्या करती है, अपने साथ नमी लेकर आती है। जैसे उनके आगे पर्वत आया, हनुमान जी उड़ रहे हैं, आगे क्या आ गया, पर्वत आ गया, क्या करेंगे, पार कैसे करेंगे। अब हनुमान जी तो तोड़ के निकल जाते हैं, हम तो यहाँ पवन की बात कर रहे हैं। तो देखो हवाएं क्या होगी, पर्वत से टकराकर ऊपर उठेगी। अब जैसे जैसे ऊपर उठेगी हवाएं ठंडी होगी, संघनित होगी, बादल बनेंगे। बादल बनते उनका वजन भारी होगा, भारी होते वापस बादल धीरे धीरे नीचे आएंगे। अब जैसे नीचे नीचे आएंगे, हमने देखा ऊपर उठने पे टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जैसे नीचे आएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो बर्फ पिघलती जाएगी और उससे क्या होता है, वर्षा होती है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है ये पर्वत की क्या है, बिंदु वर्षा है, अर्थात विंडवार्ड साइड, अर्थात जिस ओर हवा उठी है उसी ओर वर्षा कर देती है, इसको हम कहते हैं विंडवार्ड साइड। और जब यह हवा पर्वत को पार करती है अर्थात पूरा पानी गिराकर वर्षा करके बिल्कुल नमी से रहित हो जाती है, तो सूखी हवा जब पर्वत को पार करके दूसरी साइड चलती है तो वहां पर क्या होती है, वर्षा नहीं होती है। तो पर्वत की दूसरी ओर चलने वाली हवा को हम क्या कहते हैं, लीवर्ड साइड वाली हवाई कहते हैं। इससे क्या होती है, वर्षा नहीं होती। और ये क्षेत्र क्या करता है, क्या कहलाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। अब देखो मैप के थ्रू भी समझ लीजिए आप। ये क्या है भैया, अपना पर्वत है, इधर से क्या आ रही है, अपनी हवाई आ रही है, इससे टकराई ऊपर उठी, संगणित हुई तो क्या बना रहा भैया, बादल बना। बारी हुआ तो बादल धीरे धीरे नीचे आया और वर्षा कर दिया इसी एरिया में जिस साइड से वो टकराया था, ठीक है। अब पूरा पानी यहाँ बरसाने के बाद जो हवाई बचेगी, क्योंकि बादल तो खत्म हो जाएंगे, अब रही क्या हवाई, वो सूखी हवाई इधर से जाएगी और इधर क्या करेगी, वर्षा तो करेगी नहीं, ठीक है, सूखा सूखा रहेगा इधर। तो ये वाला एरिया कौन सा है, वृष्टि छाया क्षेत्र, अर्थात पर्वत के एक तरफ बिल्कुल हरियाली और एक तरफ क्या, ड्राइनेस, कंकरीला पथरीला पर्वत। ऐसा अरावली में भी है। अरावली जो है पूर्व की साइड में देखिए, राजस्थान में तो हरियाली होगी, लेकिन जब हम देखें पश्चिमी साइड में तो अपेक्षाकृत कम हरियाली होती है, ठीक है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब वर्षा काल से संबंधित तथ्य देख रहे थे, कुछ और तथ्य देखते हैं। और ये वही तथ्य जो हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको रिकॉल कराने के लिए इसको एक जगह संग्रहित किया है, ठीक है। राज्य में मानसून का प्रवेश कहाँ से होता है भैया, बांसवाड़ा जिले से। कौन सी शाखा का, अरब सागर की शाखा का। बात करें बंगाल की खाड़ी की शाखा का तो प्रवेश कौन से जिले से होता है, झालावाड़ जिले से। देख लो, सॉरी यहाँ पर गलत टाइप हो गया,
गलत नहीं, सही है, सॉरी, अरब सागर की शाखा बांसवाड़ा से, लेकिन बंगाल की खाड़ी की शाखा की बात करें तो झालावाड़ से, ठीक है। आगे देखे तथ्य हम तो सर्वाधिक वर्षा, अगर हम स्थान देखे रे भैया तो माउंट आबू सिरोही, इसका कारण क्या है कि इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। अगर जिला देखे तो झालावाड़, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता नमी लाने वाली मानसूनी शाखा, अब देखो हमने मानसून की दो शाखा पढ़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा क्या होती है, राजस्थान में जो आती है वो शुरुआत करती है गुजरात से और उसके बाद डायरेक्ट राजस्थान में आ जाती है। तो बताओ राजस्थान में सर्वाधिक नमी किसकी रहेगी, क्योंकि उसको सिर्फ एक राज्य पार करना पड़ रहा है अरब सागर से, क्योंकि नमी वो भी लेके आ रही है, बंगाल की खाड़ी वाली भी लेके आ रही है। लेकिन बंगाल की खाड़ी वाली पहले कहाँ जाएगी, अपने भारत में पूर्व की तरफ वाले राज्यों में जाएगी, वहां वर्षा करेगी, फिर हिमालय से टकराएगी, फिर लौट के छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश वाले एरिया में आएगी, फिर राजस्थान में प्रवेश करेगी। तो राजस्थान में आते आते नमी बिल्कुल कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो राज्य में सर्वाधिक आर्द्रता नमी लाने वाली मानसूनी शाखा कौन सी है भैया, अरब सागर की शाखा, ठीक है। अब बात करें हम शीत ऋतु की, आखिरी ऋतु अपनी शीत ऋतु, और इसी के साथ अपना मानसून भी क्या हो जाएगा रे, समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद इस वीडियो के आखिरी में हम करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं, और उन क्वेश्चन को आप खुद अटेम्प्ट करना, और उससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपने ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखी है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, ठीक है। देखिए शीत ऋतु दो भागों में बांटते हैं हम, शरद ऋतु और शीत ऋतु, ठीक है। शरद ऋतु में देखिए तो शरद ऋतु की जो अवधि होती है अक्टूबर से नवंबर तक होती है, और ये गुलाबी सर्दी कहलाती है, ठीक है। कौन सी, शरद ऋतु वाली, मतलब अक्टूबर से नवंबर तक जो सर्दी पड़ती है वो क्या होती है, गुलाबी सर्दी। क्यों, क्योंकि अत्यधिक सर्दी नहीं होती है, हल्की हल्की गुलाबी गुलाबी, कहते हैं कि किसी चीज को हल्का हल्का, इसी प्रकार इसको क्या कहते हैं, गुलाबी सर्दी कहते हैं। मतलब इसका अगर रेड आ जाए इसका मतलब ज्यादा हो गई, गुलाबी मतलब हल्की है। तो दिन में तापमान क्या होता है, अधिक होता है। देखो दिन में तापमान होता है, रात में ठंडा होता है, इसका मतलब सर्दी पूरी तो है ही नहीं, हल्की सर्दी है। हवाओं की दिशा देखें तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, अब देखो दिशा में क्या है, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व मतलब इधर, दक्षिण पश्चिम मतलब इधर, ये लो, ये है इसकी दिशा, ठीक है। आगे पॉइंट है, इसे मानसून का लौटना कहते हैं। क्या, ये जो हवाओं की दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, इसे क्या कहते रहे, हवाओं का लौटना। हमने देखा शीत ऋतु से पहले होती वर्षा ऋतु, दो शाखाएं आती थी, अरब सागर की मानसून शाखा, बंगाली खाड़ी की मानसून शाखा। वो दोनों चाहती थी वर्षा करके, लेकिन वो लौट कर तो वापस आएगी। अब वो लौट कर कब आएगी, जब सूरज जो है कहाँ था, गर्मियों में कर्क रेखा के पास, इसलिए उस मकर रेखा से हवा आई कर्क रेखा के पास। लेकिन जब सर्दी ऋतु में जो सूर्य खिसक के दक्षिणायन होता है वो कहाँ चला जाता है, कर्क रेखा के पास। तो बताओ वहां पर तो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर। और हाई प्रेशर किधर है, अपने भारत की तरफ, क्योंकि अच्छी वर्षा की है, अच्छी नमी है, तो यहाँ की जो हवा है वो क्या होगी, हाई प्रेशर वाली होगी। अब बताओ ये लड़ने कहाँ जाएगी, अर्थात स्थान बढ़ने कहाँ जाएगी, मकर रेखा की तरफ चली जाएगी। तो उस जो शरद ऋतु उसमें अपने भारत में या राज्य में हवा की दिशा कैसी होगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। देखो मैंने बताया था ऐसे, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं रे, इसको क्या कहते हैं, मानसून का लौटना, अर्थात मानसून वापिस जा रहा है, जबकि आ ऐसे रहा था, ठीक है। इसे प्रत्यावर्तन काल भी कहते हैं, प्रत्यावर्तन मतलब वापिस जाने वाला काल। दिन में तापमान अधिक जबकि रात में ठंडक होती है, इसमें सर्वाधिक तापांतर होता है। ताप का अंतर दिख ही रहा है, जब वो कह रहा है कि दिन में ताप अधिक है और रात में ताप कम है, तो दोनों का डिवाइडेशन निकाले तो अंतर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ताप का अंतर तो ज्यादा हो ही रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो जब सर्दी आती है तो सूरज कहाँ चला गया है भैया, सूरज महाराज चले गए कहाँ पर, मकर रेखा पर, और अपना राजस्थान भारत एक कर्क रेखा पर। यहाँ की पवनें कैसी है भैया, हाई प्रेशर वाली, और सूरज जहाँ होगा वहाँ क्या होगा, लो प्रेशर। ये जो पवनें जो मानसून कराने आई थी, मानसून फुल करवा दिया, अब क्या हो गया, ये वापस आने लगी भैया, कहाँ पर, क्योंकि इनकी वापस जरूरत पड़ गई अपने वाले एरिया पे। क्यों, क्योंकि सूरज ने वहाँ पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अब हवाओं का काम क्या है, एचपी हवाओं का, क्योंकि हाई पावर की है, नाम से देखो एचपी हाई पावर, इनका काम है जहाँ पर लो पावर होगा वहाँ पर लो पावर वाली हवाओं की रक्षा करना। यहाँ पर हाई पावर वाली है, जाएगी लो पावर की तरफ। तो इसी को क्या कहते हैं, मानसून का लौटना। ये कब होता है भैया, शीत ऋतु में होता है। इसकी दिशा देख सकते हो, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। लेकिन ये जब क्या होती है, जब वापस लौटती है, इनमें क्या होती है, नमी होती है रे, बहुत सी जगह क्या करती है, वर्षा करती है रे, क्या करती है, वर्षा करती है। ये वर्षा सर्वाधिक होती है तमिलनाडु वाले एरिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो शीत ऋतु, अगला जो है शीत ऋतु देखते हैं। पहला देखा हमने क्या, शरद ऋतु, सेकंड देख रहे हैं हम शीत ऋतु। तो देखो अवधि है नवंबर से फरवरी, जबकि शरद ऋतु था अक्टूबर से नवंबर, ठीक है। हवाओं की दिशा है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, सेम वही है। हवाओं की प्रवृत्ति कैसी है भैया, ठंडी शुष्क होगी, क्योंकि ठंड के दिन आगे, क्यों, क्योंकि सूरज शिफ्ट हो चुका है, कहाँ चला गया, मकर रेखा की तरफ। तापमान कैसा होगा रे, पश्चिमी राजस्थान में हिमांक बिंदु। अरे हिमांक बिंदु का मतलब पश्चिमी राजस्थान मतलब रेगिस्तान। अरे रेत जब ठंडी के मौसम में रेत कितनी ठंडी हो जाती है रे। हिमांक बिंदु का मतलब ऐसा बिंदु जहाँ, इस तापमान का ऐसा बिंदु जहाँ पर कोई वस्तु जमकर क्या हो जाती है, बर्फ बन जाती है। अर्थात रेगिस्तान में हिमांक बिंदु तक क्या चला जाता है, टेम्परेचर का माइनस में चला जाता है, कब, शीत ऋतु में। और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, ये भी कड़ाके की ठंड बिल्कुल। वर्षा प्रकार चक्रवाती, अब बताऊं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कैसे होती है इसको हम आगे समझते हैं। शीत ऋतु में नवंबर से फरवरी के टाइम पे चक्रवाती वर्षा होती है, इसको नाम देते हैं मावट। बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्या, हर बार क्वेश्चन बनता है। अरे माउट है, इसके जो अन्य नाम, इसको क्या कहते हैं, गोल्डन ड्रॉप, सुनहरी बूंद, ऐसा क्यों, वो भी हम देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि शीत ऋतु नवंबर फरवरी के टाइम पर क्या करते हैं हम, कौन सी फसल होती है अपनी, गेहूं की। तो उस टाइम पे जो माउटें पड़ती है ना, वो गेहूं की फसल के लिए अमृत का काम करती है, इसको गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं, ठीक है।
देखते चक्रवाती वर्षा कैसे होती है। सबसे पहले बात करते हैं माउंट, इसका कारण क्या है। तो देखो इसका कारण क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। वो क्या होता है, तो देखो उसको लिए हम उसको समझ लेके हम पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी विक्षोभ, उसकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर की, उसको भी देखते हैं। उससे पहले बात करें जेट स्ट्रीम क्या होती है, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। पहले आप पढ़ लीजिए, धरातल से 8 से 13 किलोमीटर सो ऊंचा, मतलब अपनी जो धरती है उससे 8 से 13 किलोमीटर ऊंची कौन सा है, अपना सौरमंडल। उसमें चलने वाली पश्चिम से पूर्व की ओर ठंडी पवनों को हम कहते हैं जेट स्ट्रीम। और पश्चिम से पूर्व यानी कि अमेरिका से भारत, अफ्रीका से भारत, कहाँ से, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं, जो 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में चलती है। चूंकि हमें पता है ना, अपना भारत राजस्थान, अपना राजस्थान जो कहाँ है 23.5 डिग्री से ऊपर 30 डिग्री 32 डिग्री तक पूरा भारत स्थित है अपने इसमें, ठीक है। अब देखो मैप के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। हमने पढ़ा कि जेट स्ट्रीम चलती है कहाँ से, पश्चिम से पूर्व की तरफ। ये क्या है, यहाँ भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से जेट स्ट्रीम क्या करती है, बहुत ज्यादा वाष्पीकरण करके वाष्प को एकत्रित करती है। इससे क्या होता है, यहाँ पर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, और इन्हीं चक्रवातों को ये जो पश्चिमी विक्षोभ अपने साथ लेकर आ जाता है भैया। और कहाँ आते हैं, पूर्व की तरफ। भारत में ऊपर क्या है, चाइना और भारत में पामीर का पठार, उससे टकराते हैं। एक शाखा ऊपर चली जाती है रशिया की तरफ, एक शाखा भारत की तरफ मुड़ जाती है। और इसी से हम कहते हैं शीत लहर जो चलती है, और यही क्या करती है, शाखा वर्षा करती है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, माउट कहते हैं। और ये माउट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कहाँ पर, पंजाब हरियाणा में जो गेहूं की फसल होती है ना, उसके लिए अमृत का काम करती है, गोल्डन ड्रॉप नाम दिया जाता है इसको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगी जेट स्ट्रीम जो पश्चिमी विक्षोभ जो उत्पन्न होता है कैसे होता है, जेट स्ट्रीम क्या है, कैसे जो अपनी माउंटे होती है गोल्डन ड्रॉप्स क्यों कहा जाता है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो सबसे ठंडा स्थान शीत ऋतु में, ठीक है, कौन सा है, माउंट आबू। कारण क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, और हम खुद जानते हैं जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान गिरेगा, ठीक है। आगे बढ़े तो सबसे ठंडा जिला पूछ लिया आपसे, तो चूरू, क्यों, क्योंकि वहां पर वनस्पति है नहीं, गर्मी पड़ेगी तो सबसे ज्यादा, ठंडी होगी तो सबसे ज्यादा। अगला सबसे अधिक दैनिक तापांतर वाला जिला जैसलमेर। आप जाना कभी रेगिस्तान में, सर्दियों में भी जाना, दिन के टाइम पे कड़ाके की ठंड, जब हम बाकी एरिया में देखेंगे राजस्थान में कड़ाके की ठंड पड़ रही हो सुबह दिन में वहां पर दिन में गर्मी पड़ेगी, और रात में बहुत ही जबरदस्त ठंड पड़ेगी। आप बताओ तापांतर कितना हो गया, ताप में अंतर हुआ नहीं हुआ, अर्थात ठंडी और गर्मी ताप में अंतर हुआ, तो उसी को तो क्या क्या तापांतर कहते हैं। सबसे अधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला चूरू, वो तो होगा ही सही। सबसे ठंडा सबसे गर्म जिला कौन सा है भैया, चूरू, वनस्पति ही नहीं, तो जहां गया सबसे ठंडा सबसे गर्म सबसे ज्यादा ताप का अंतर भी हो गया, चूरू। तो देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जो चैप्टर है, यहाँ पर हमने खत्म कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वो तभी आया होगा जब आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखा होगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम अटेम्प्ट करते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि चैप्टर आपने जो पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया, या जो चैप्टर पढ़ा वो जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसे रिलेवेंट पढ़ाया नहीं पढ़ाया, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु BSHW पाई जाती है। देखो उसने कोष्टक में कोड वर्ड भी दे दिया, देखो कितना समझदार है। अगर आपको स्टेपी दे दे तो कितना हार्ड हो जाए क्वेश्चन। हार्ड उनके लिए जिनसे ऊपर ऊपर से पढ़ाई करी है, लेकिन अगर डीपली A to Z अपनी इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जिसने देखा होगा, उसके लिए अगर एक शब्द स्टेपी भी दे दे, उससे वो आंसर को सेट कर देगा। चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना CET 2023 में आया हुआ है, ठीक, ग्रेजुएशन वाला में, ठीक है। ऑप्शन है बाड़मेर, ऑप्शन ए बाड़मेर जालौर जोधपुर, ऑप्शन बी जैसलमेर बीकानेर, ऑप्शन सी गंगानगर हनुमानगढ़, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसा क्यों, तो देखिए कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर जालौर जोधपुर में अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु मतलब कांटेदार झाड़ियां, और स्टेपी वनस्पति, स्टेपी मतलब छोटी पतली डंडों वाली, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि राज्य में किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा परिसर, अर्थात राज्य के किस जिले में वर्षा के वितरण में सर्वाधिक वर्षा वितरण अर्थात अंतरण परिसर देखने को मिलता है। जैसे हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, अर्थात ऐसा सर्वाधिक अंतर किस में देखने को मिलता है, किस जिले में। ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर, सिरोही, बांसवाड़ा और झालावाड़। और ये क्वेश्चन ARO में आया हुआ है 2022 में। तो अपना आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिरोही में। तो देखो सिरोही जिलों में राजस्थान के अन्य जिलों की तुलना में वर्षा वितरण में अधिक परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है, खासकर माउंट आबू के कारण। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक ऊंचाई पर है, तो इसको वर्षा भी अच्छी मिलती है, सर्दी भी अच्छी मिलती है, और गर्मी बिल्कुल भी कम मिलती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है थर्ड। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के कौन से भाग में AW प्रकार का जलवायु प्रदेश पाया जाता है। और ये पूछा है LSA मतलब पशुधन सहायक 2022 के पेपर में ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन है अपना दक्षिण पूर्वी भाग, मध्यवर्ती एवं उत्तरी भाग, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग, और ऑप्शन डी पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिमी भाग। अरे तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कोपेन का पहला ही डिवाइड जिसमें हमने पढ़ा था दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा, ठीक है। देखो
AWN उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग जैसे बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़ जिलों में पाई जाती है। और भी जिले देखे तो कोटा, बारा, झालावाड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान में मावठ। वाह, वेरी इंपॉर्टेंट, मावठ, इससे क्या तात्पर्य है? देखो, ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है कि मानसून प्रत्यावर्तन काल ऋतु में वर्षा, बिल्कुल सही है। अरब सागरीय मानसून से वर्षा, ये तो वर्षा ऋतु में होती है अरब सागर से, तो अरब सागर और बंगाली खाड़ी से। शीतकालीन चक्रवात द्वारा, बिल्कुल ये भी सही है, शीतकालीन चक्रवात द्वारा। ठीक है, ये सर्दी में होती है। वर्षा ऋतु में बंगाली खाड़ी, अरे बिल्कुल नहीं, ये तो वर्षा ऋतु में होती है। माउट का संबंध सबसे पहले होता है शीत ऋतु में, और शीत ऋतु में हमने दो चीजें पढ़ी थी, मानसून का प्रत्यावर्तन काल। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मानसून का प्रत्यावर्तन काल का मतलब होता है मानसून का लौटना, और उससे जो वर्षा होती है ना, वो सिर्फ तमिलनाडु में होती है। लेकिन मैंने आपको बताया था जो शीतकालीन जो था, सर्दी में जो चक्रवात के कारण, जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है, वो वर्षा कहलाती है मावठ, जो कि गेहूं की फसल के लिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त है। इसलिए इसका जो उपनाम है गोल्डन ड्रॉप्स, इसको कहा जाता है। तो अपना जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, शीतकालीन चक्रवात द्वारा वर्षा। तो देखो, माउंट शीतकालीन चक्रवातों द्वारा होने वाली वर्षा को कहते हैं, जो सर्दियों में भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। और लेके कौन आता है भैया? जेट स्ट्रीम क्या पश्चिमी विक्षोभ है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण क्या है? स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पर अपने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 तापक्रम काफी ऊंचे होते हैं, तापक्रम में अधिक अंतर दृष्टिगत होता है, तब दिखता है। ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता की बड़ी कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण क्या है? कि तापमान काफी ज्यादा, ऑप्शन बी तापमान में अधिक अंतर, आर्द्रता की बड़ी कमी, या अत्यधिक मात्रा में वर्षा। देखो, तापमान काफी ऊंचा जरूरी नहीं है, सर्दी में नहीं होता, वर्षा में इतना तो नहीं होता तापमान। तापमान में काफी अंतर, बिल्कुल सही बात है। आर्द्रता की बड़ी कमी, आर्द्रता कहीं कहीं होती है, हर जगह कमी नहीं होती है। दक्षिण पूर्वी पठारी एरिया में आर्द्रता की इतनी कमी नहीं होती जितनी पश्चिमी एरिया में होती है। अत्यधिक मात्रा में वर्षा, वो तो मानसून करवाता है, तब होती है वर्षा अत्यधिक मात्रा में। तो अपना ऑप्शन नंबर बी आंसर सर्वाधिक उपयुक्त है। कैसे? कि राजस्थान की जलवायु का प्रमुख लक्षण तापमान में अधिक अंतर है, विशेष रूप से दिन और रात में तापमान में। गर्मी में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस, कितना हाई टेम्परेचर यार, 49 डिग्री जैसलमेर में, जबकि सर्दियों में यह काफी कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हो अपना क्वेश्चन नंबर 6, क्या कहता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाले दिनों की संख्या किस जिले में होती है? अरे भैया सिंपल सी बात है, झालावाड़ जिले में, क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, अरब सागर से तो नहीं होती। अगर अरब सागर से होती तो अरब सागर का प्रवेश द्वार कहाँ पर है भैया? अपना बांसवाड़ा में, तो सर्वाधिक वर्षा तो बांसवाड़ा में होती, लेकिन उससे तो नहीं होती सर्वाधिक वर्षा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। प्रवेश राजस्थान में कहाँ से करती है? झालावाड़ में। तो सर्वाधिक जिला पूछे तो कहाँ पर होती है भैया? झालावाड़ में होती है। ठीक है, स्थान पूछ ले तो माउंट आबू जाएगा, लेकिन जिला पूछा है, क्वेश्चन जैसलमेर, झालावाड़, बाड़मेर, जोधपुर, अपना आंसर आएगा झालावाड़। देख लो भैया, झालावाड़ में वर्षा के दिनों में वर्षा की दिनों की संख्या सर्वाधिक लगभग 40 दिन होती है, और राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? अभी बताया क्वेश्चन नंबर 6 में, अरब सागर की शाखा से होती है, और उसकी जो पवने होती है कैसी होती है? दिशा पूछे तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये पवनी पवने कौन सी पवनी होती है? मानसूनी पवने। इतनी चीजें बताई, 3 चीजें। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है, पूछ कौन सा ऑप्शन दे रहा है वो। अब दे रहा है दिशा वाली। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, स्थानीय पवनी, इनमें से कौन राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कौन सी होती है? अरे भैया ऑप्शन नंबर 1 उत्तर पूर्वी मानसून, जो हिमालय से टकरा के बंगाली खाड़ी वाली आती है वही। अरे अरे भैया, सॉरी, गलती हो गई रे। ऑप्शन नंबर उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पश्चिमी मानसून, स्थानीय पवने, इनमें से कोई भी। अपना जो आंसर है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पवनों से होती है? तो जो पवने है दक्षिण पश्चिमी मानसून, वो ये नहीं कह रहा। पता है गलती कैसे हुई? गलती अपने देख ली कि वर्षा राजस्थान में प्रवेश जो कर रही है वो पवनों की दिशा, जबकि वो ये पूछ रहा है कि राजस्थान में जो वर्षा होती है कौन से पवने से होती है? तो उन पवनों से होती है जो अपनी मकर रेखा की से आती है ना, और कोरोलियस बल के कारण 0 डिग्री अक्षांश के बाद किधर घूम जाती है भैया? उत्तर पूर्व की तरफ। तो कौन सी पवने थी भैया? अपनी दक्षिण पश्चिम से आने वाली मानसूनी पवने। राजस्थान में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से होता है, जो अरब सागर बंगाली खाड़ी से आती है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई भैया? फटाफट ऑप्शन देख लेते हैं। आर्द्र जलवायु, टुंड्रा जलवायु, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, अर्धशुष्क। देखो, पूरा चैप्टर पढ़ा, आर्द्र जलवायु भी पढ़ा है हमने, देखा है ना आपने, नाम सुना भी होगा। उष्ण कटिबंधीय सुना आपने, अर्धशुष्क भी सुना, पर आपने टुंड्रा सुना नहीं? सुना तो आंसर क्या है भैया? टुंड्रा, बी ऑप्शन। ठीक है, राजस्थान में टुंड्रा जलवायु नहीं पाई जाती, क्योंकि ये कहाँ पर पाई जाती है? ठंडे वाले एरिया में, अर्थात ध्रुवीय एरिया, जहाँ पर बर्फ वाला इलाके होते हैं वहाँ पर पाई जाती है। बर्फीली जलवायु में ये पाई जाती है, जो ध्रुवीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, आखिरी अपना सॉरी सेकंड लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक तापमान वाला स्थान कौन सा है? अरे भैया चूरू होगा रे भैया, जिला पूछे तो जैसलमेर। चूरू में ग्रीष्म काल में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जो राजस्थान में सर्वाधिक है। आखिरी जो अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है? ये तो पढ़ा है अपना, जैसे झालावाड़ में औसत वार्षिक वर्षा 90 से 100 सेंटीमीटर तक होती, जो राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने जो ये राजस्थान की जलवायु था उसको एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया, और इसको बिल्कुल मैप के साथ एनिमेशन के थ्रू हमने इसको समझा है। साथ में इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी हमने अटेंड किया। अगर आपको इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है
एग्जाम में पूरे पूरे नंबर लेके आना है तो आपको ये चैप्टर इस एक ही वीडियो में कंप्लीट शुरू से लेकर एंड तक देखना है। और मैं दावा कर कह सकता हूँ, वादे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये चैप्टर अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिना किसी ब्रेक के आपने पूरा देख लिया तो राजस्थान की जलवायु से रिलेटेड किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप यूं चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की और अच्छी वीडियो देखने के लिए आपको करना क्या है, चलिए बताता हूँ। ये देखो क्या कह रहा है ये बेचारा, कह रहा है जल्दी से आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए। बिल्कुल अच्छी वीडियो लगे तो शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और अपना जो चैनल है उसको बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। चैनल कौन सा अपना, चल बता बेटू, ये वाला एजुकेशनल रेवोल्यूशन। तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल इसको लाइक करना। और आगे आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए, राजस्थान की किसी भी टॉपिक से, इंडिया के किसी भी टॉपिक से, चाहे हिस्ट्री, जियोग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप कमेंट में जरूर बताना। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड होगी अगली वाली वीडियो वही उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, क्योंकि यहाँ पर फालतू में हम जल्दी जल्दी पढ़ाकर आपका टाइम उस प्रकार वेस्ट नहीं करते हैं कि एंड में आपके दिमाग में बिल्कुल ना बैठे। हम हर चीज़ को डीपली कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करते हैं और उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।